वेलकम टू इमेजिनेटिव टेल्स हिंदी। चैप्टर 201। जब जीफी घर पहुंची तो वो अपनी सीट बेल्ट खोलकर कार से बाहर निकलने ही वाली थी। वो बहुत व्यस्त लग रही थी। उसे लग रहा था कि वो शाम को कोई महत्वपूर्ण बात भूल गई है। वह इस बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। आखिरकार आज की रात इतनी रसदार और विस्फोटक गपशप से भरी थी कि उसका दिमाग थोड़ा बोझिल हो गया था। इससे पहले कि वो बाहर निकल पाती, किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली। जीफी ने पलटकर देखा कि किन जियान की आंखें चमक रही थीं और वह उसे देख रहा था। उसकी अभिव्यक्ति कुछ असहज थी, मानो वह कुछ कहना चाहता हो। उसने पहले ही माफी मांग ली है और भुगतान भी कर दिया है। उसे और क्या चाहिए? ये क्या है? जीफी ने पूछा। जीफी, क्या तुम हमेशा से शादी समारोह नहीं करना चाहती थी? किन जियान घबरा गई। अब जब भी तुम चाहो हम एक समारोह कर सकते हैं। किन शियान एक ऐसा व्यक्ति था जो दिल के मामलों में बहुत अनुभवहीन था और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच करता था, खासकर जब बात प्यार की पहली बार की भावनाओं की आती थी, जो उसके लिए बिल्कुल विदेशी थी। इसलिए उन्होंने जीफी को विकल्प दिया। वह बेवकूफ नहीं था। वर्तमान जी फेई 6 महीने पहले से बहुत अलग थी। शायद इसलिए क्योंकि पिछले 2 सालों में उनके भयानक रिश्ते ने उसे पूरी तरह से हतोत्साहित कर दिया था। इसीलिए उसने इसे स्वीकार कर लिया था, छोड़ दिया था, हार मान ली थी और अब पूरी तरह से तलाक के विचारों पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। वह जानता था कि जीफी में अब उसके प्रति वह दृढ़ता नहीं रही। उसे शायद उसका रूप, उसका पैसा पसंद हो, लेकिन उसके लिए जीफी को शायद अब वो पसंद नहीं था। आखिरकार वो प्रारंभिक पसंद और जुनून कुछ बेवजह ही आया था। ये महसूस करते हुए कि उसके मन में भावनाएं विकसित हो गई थीं, फिर भी जीफी की स्थिति को समझते हुए किन जियान को उसे खोने की संभावना के बारे में चिंता और दुख महसूस हुआ। ये उसकी गलती थी कि उसने पहले उसकी असली पहचान जानने के लिए धैर्य नहीं दिखाया और अब पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उसे नहीं पता था कि क्या करना है। वह बस सहज रूप से जीफी को पकड़ना चाहता था, जो किसी भी समय छोड़ने के लिए तैयार लग रही थी। जब तक जीफी सक्रिय रूप से तलाक का मुद्दा नहीं उठाती, तब तक उसे लगा कि उसके पास अभी भी सब कुछ बचाने का मौका है। ये सचमुच हास्यास्पद था। वो हमेशा भावनात्मक रूप से दबा हुआ रहता था और घबराया हुआ शब्द उसके जीवन में शायद ही कभी आता था। लेकिन इस समय उसे पूरे शरीर में झुनझुनी महसूस हो रही थी और सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। जीफी की आंखें अविश्वास से धीरे धीरे चौड़ी हो गईं। क्या वह गंभीर है? मेरे साथ शादी समारोह कर रहा है? वह क्या सोच रहा है? भले ही कोई पहला प्यार न हो। रुको, अगर कोई पहला प्यार नहीं था, तो हमने पहले शादी समारोह क्यों नहीं किया? मैं समझती हूँ, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अब हम अच्छे से मिल रहे हैं और आज रात की कक्षा के पुनर्मिलन के बाद उसे लगता है कि उसे मेरे लिए उचित समारोह करना चाहिए। आखिरकार ये अच्छा नहीं लगता कि किन परिवार के वारिस के पास दिखाने के लिए उचित शादी भी नहीं है। किन जियान रुक गया, स्वाभाविक रूप से जीफी के आंतरिक विचारों को नकारने में असमर्थ। पहले प्यार के बिना मुझे परेशान करने वाली सारी उलझनें नहीं होंगी और अब मेरे पति अमीर हैं, सुंदर हैं और उनका चरित्र अच्छा है। ससुराल वालों के साथ उनके संबंध भी अच्छे हैं। मेरे पास मना करने का कोई कारण नहीं है। लेकिन मुख्य सवाल ये है, जब वो शादी समारोह करने की बात करता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो बाद में मेरे साथ सोने को तैयार है? आखिरकार मैं एक अविवाहित पत्नी के रूप में नहीं रहना चाहती। घबराई हुई किन शियान को खांसी आने लगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि जीफी के विश्लेषण से इतना साहसिक निष्कर्ष निकलेगा। इससे किन जियान को जीफी की तरफ देखने में भी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसका सिर फड़क उठा और उसने फुसफुसाकर कहा, मैं तैयार हूँ। अपने विचारों में खोई हुई जीफी ने स्वाभाविक रूप से उसे नहीं सुना। वो अभी भी अपने मन में वर्तमान स्थिति पर विचार कर रही थी। आखिरकार यदि उनका विवाह समारोह होता, तो उसे ऐसा महसूस होता कि वो सचमुच विवाहित है, जो अब से बिल्कुल अलग होता। अपने पिछले जीवन में
वह एक अनाथ थी, बिना किसी पुरुष, प्रेम या विवाह के। जीवन में विभिन्न अकथनीय कठिनाइयों ने उसके लिए दोस्त बनाना भी मुश्किल बना दिया था। अगर वो यहाँ नहीं पहुंची होती और तुरंत शादी नहीं कर ली होती, तो उसे वास्तव में संदेह था कि क्या वह इस जीवन में किसी के साथ इस तरह का रिश्ता बना सकती थी। जी फेई ने अपना विश्लेषण जारी रखा। किन परिवार के वारिस की पत्नी होने के नाते किन जियान की लगभग 100 अरब की संपत्ति का आनंद लेना, ये रोम में पैदा होने जैसा है, बिना प्रयास के जीवन में जीतना। ये निश्चित रूप से 200 मिलियन ब्रेकअप फी से बेहतर है। ये विश्लेषण सुनकर किन जियान को अचानक अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ। सौभाग्य से उसके पास अभी भी 100 अरब की संपत्ति का लाभ था। दरअसल वो ये भी कहना चाहता था कि उसके पास 8 पैक एब्स भी हैं, और जो कुछ भी जीफी चाहती थी वह सब उसके पास है। लेकिन मैं एक ऐसी व्यक्ति हूँ जो परेशानी से नफरत करती है। क्या होगा अगर ये पहचान बाद में मुझे स्वतंत्र रूप से जीने से रोकती है? या अगर एक दिन किन जियान किसी और के लिए भावनाएं विकसित करती है तो मुझे एक और तलाक के नाटक का डर नहीं है। लेकिन अगर हम एक शादी समारोह करते हैं और फिर तलाक लेते हैं तो हर कोई जान जाएगा कि मैं पूर्व श्रीमती किन थी। क्या किसी नए व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल नहीं होगा? शायद एक शादी समारोह अभी भी। जीफी अपने आंतरिक विचार विमर्श में खोई हुई थी। उसकी नजरें एकाग्र नहीं हो रही थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ नियंत्रण से बाहर हो रहा है, और वह सहज रूप से वहां से भागना चाहती थी। लेकिन अगले ही पल उसका हाथ छूट गया और किन जियान ने अचानक कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। जीफी दंग रह गई। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह बहुत देर से सोच रही थी। वह जल्दी से कार से बाहर निकली। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने देखा कि किन जियान पहले से ही उसकी तरफ आ चुका था और एक लंबे हाथ से उसने उसे कार के खिलाफ फंसा दिया। जीफी इस अचानक प्रभावशाली कदम से चौंक गई और हतप्रभ होकर किन जियान को देखने लगी। किन जियान ने अपनी असमान सांस को स्थिर करने की कोशिश की तथा गले में अटकी सांस को बाहर निकाला। उस सांस ने कुछ शब्दों को व्यक्त करना मुश्किल बना दिया था। ये चेहरे या किसी और चीज के बारे में नहीं था, ये बस था। जैसे ही उसने अपनी भावनाओं को सीधे व्यक्त करना शुरू किया, उसका गला कस गया, जैसे कि कोई तरह की बाधा थी। क्या ये शब्द कहना इतना कठिन था? उसे एहसास हुआ कि इस जीवन में उसने कभी किसी औरत से ऐसे शब्द नहीं कहे थे। लेकिन जीफी के अंदरूनी विचार सुनकर उसे पता था कि उसे बोलना होगा। जीफी, अगर तुम शादी समारोह के लिए सहमत हो तो कुछ बातें हैं जो मुझे तुम्हें पहले ही बता देनी चाहिए। अरे, मैं तो अभी तक राजी भी नहीं हुआ। क्या वो नियम बनाएगा? मुझे कुछ दायित्व पूरे करने होंगे। किन जियान की नज़र और भी गहरी हो गई क्योंकि उसने जीफी पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित किया। मेरी पत्नी के रूप में आप जो चाहे कर सकती हैं, और यदि आप कुछ नहीं करना चाहती हैं तो ये भी आपकी स्वतंत्रता है। मुझे आपसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बस मेरे साथ खुश रहें, यही पर्याप्त है। आप हैं और मेरी पत्नी होना दूसरे स्थान पर है। जीफी पूरी तरह से अचंभित थी। क्या हो रहा है? जिस तरह से वो बात कर रहा है, कोई भी सोचेगा कि वह प्रपोज कर रहा है। किन जियान की आंखें चमक उठीं। हमने पहले बहुत उलझन में शुरुआत की थी। मैं फिर से शुरुआत करना चाहता हूँ। जीफी, हालांकि मेरे पास फूल या अंगूठी तैयार नहीं है, मैं वास्तव में अभी आपको प्रपोज कर रहा हूँ। क्या आप समझती हैं? जीफी, आहें? रुको, ये कैसा विकास है? प्रस्ताव? भाई, तुम ऐसे अभिनय कर रहे हो जैसे तुम्हारे मन में मेरे लिए भावनाएं हैं। ये कैसे संभव है? किन जियान ने जीफी के लगभग माहौल बिगाड़ने वाले आंतरिक विचारों को नजरअंदाज कर दिया। अंततः अपनी अभिव्यक्ति की असमर्थता पर काबू पाते हुए वो आगे झुका और जीफी की कांपती निगाहों के नीचे उसके चिकने गोरे माथे पर एक चुंबन दे दिया। उस क्षण उसका लिंग फिर से घबराहट से हिलने लगा। ठंडक और हल्की सुगंध के कारण वह दूर हटने में हिचकिचा रहा था, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि वह उसके नीचे कितनी कठोर हो गई थी। किन जियान पीछे हटा,
अपनी नजरें उसकी ओर झुकाई, उसकी आंखों में घबराहट देखी और मुस्कुराया। क्योंकि मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। चैप्टर 202। उसका दिल धड़क रहा था, धड़क रहा था, धड़क रहा था। जीफी का दिमाग पूरी तरह से बंद हो गया था और वह यह भी नहीं समझ पा रही थी कि किन जियान के शब्द हमेशा उसके आंतरिक संदेह के मूल पर चोट क्यों करते थे। जब किन जियान ने अपनी सुंदर घोषणा समाप्त की तो उसके कानों से शुरू होकर पूरे चेहरे पर शर्मिंदगी छा गई। फिर भी वह केवल जीफी को डरते हुए देख सकता था। वह वास्तव में डरा हुआ भी था। उसे चिंता थी कि एक बार उसने अपनी बात बता दी तो जीफी उससे दूर रहने लगेगी। लेकिन बिना कुछ कहे वे नई शुरुआत कैसे कर सकते थे? जबकि किन जियान घबराहट में कुछ आंतरिक विचारों को सुनने की उम्मीद में इंतजार कर रहा था, उसने देखा कि जीफी ने अचानक पलक झपकाई और उसे धक्का दे दिया। किन जियान का दिल बैठ गया। जीफी की आंखें घबराहट से भर गईं और वो हंसने लगी। हाँ? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम गलत नहीं हो? किन जियान को अचानक थोड़ा दुख हुआ। यदि आप इसे स्वीकार नहीं करना चाहते हैं या इसके बारे में सोचने के लिए समय चाहते हैं तो ये ठीक है, लेकिन कृपया इसे अस्वीकार न करें। ये पहली बार है जब मुझे किसी लड़की के लिए भावनाएं हो रही हैं। सीईओ किन जियान को उसके चेहरे पर बाल सुलभ चिंताएं लिखते देख जीफी सचमुच घबरा गई। उसने पहले कभी इस तरह की स्थिति का सामना नहीं किया था। यदि किसी भी पक्ष में भावनाएं शामिल नहीं होती तो पक्ष और विपक्ष का मूल्यांकन करना सरल होता, धन या आकर्षण ठीक होता। लेकिन भावनाएं शामिल होने पर वो धन, आकर्षण और भावनाओं को ठगने की कोशिश करने वाली एक ठग की तरह क्यों महसूस करती? जीफी का सच्चा स्वभाव सच्ची भावनाओं का गहरा सम्मान करता था। अब वो वास्तव में नहीं जानती थी कि किन जियान के अचानक कबूलनामे का क्या जवाब दे। क्या ये पूरी तरह से उलट नहीं है? उसके नेक और ठंडे व्यवहार का क्या हुआ? क्या उसे ऊंची चट्टान पर फूल की तरह नहीं होना चाहिए था? क्या उसे भावनात्मक रूप से अलग नहीं होना चाहिए था? जीफी की प्रतिक्रिया वास्तव में उम्मीदों के अनुरूप थी। इसलिए किन जियान ने एक कदम पीछे हटने का फैसला किया। जीफी, अगर तुम नहीं जानती कि मुझे कैसे जवाब देना है तो मुझे तुम्हारे साथ डेटिंग करने दो। हम धीरे धीरे डेट कर सकते हैं और जब भी तुम तैयार हो तुम मुझे बता सकती हो और फिर हम शादी कर लेंगे। किन जियान की रणनीतिक वापसी प्रभावी साबित हुई क्योंकि जीफी ने उन शब्दों को सुनने के बाद वास्तव में राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था जैसे कोई व्यक्ति किसी को पकड़ने के लिए छत तोड़ने वाला था, लेकिन उसने दरवाजा खोलकर निमंत्रण दे दिया हो। जीफी स्वभाव से आलसी थी और जटिल चीजों के बारे में ज्यादा सोचना पसंद नहीं करती थी। जहां तक संभव हो वो उनसे बचना पसंद करती थी। ठीक है, चलो चलो ऐसा करते हैं। हाँ, वह अपनी बात कहने के बाद तुरंत भाग गई क्योंकि वो स्पष्ट रूप से स्थिति का सामना नहीं करना चाहती थी। मैं थक गया हूँ, मैं पहले आराम करूंगा। यद्यपि किन जियान कुछ हद तक निराश था, उसने और कुछ नहीं कहा और जीफी को भागने दिया। मुख्य द्वार से बाहर निकलते ही जीफी गायब हो चुकी थी और वो उसके आंतरिक विचार भी नहीं सुन सका। वो शायद पहले ही अपने कमरे में छिप चुकी थी, लेकिन उसने आज रात को स्पष्ट रूप से पर्याप्त खाना नहीं खाया था और सामान्य तौर पर वो पहले ही आंटी को खोजने चली गई होती ताकि उसके लिए देर रात का नाश्ता बना सके। अब किन जियान असहाय होकर मुस्कुराई और आंटी को खोजने के लिए मुड़ी, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि पहली मंजिल इतनी खाली क्यों थी। सब कहाँ थे? चूंकि कक्षा का पुनर्मिलन समारोह जल्दी समाप्त हो जाता था, इसलिए इस समय परिवार के सदस्य आमतौर पर पहली मंजिल पर सक्रिय रहते थे। वह अभी सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र एक कमरे पर पड़ी और उसने कुछ आवाजें सुनी, जैसे कि बहुत से लोग बातें कर रहे हों। किन जियान ने अपना सिर घुमाकर देखा, निगरानी कक्ष। उसने धक्का देकर दरवाजा खोला। अगर भाभी अब दूसरे भाई पर मोहित नहीं होगी तो क्या वो वास्तव में उसे छोड़ देगी? किन रोंग ने उत्साह से पूछा। हमें क्या करना चाहिए? मुझे जीफी पसंद है, मैं नहीं चाहता कि वह किन परिवार को छोड़ दे, किन यान ने चिंतित होकर कहा।
घबराओ मत, उसने अभी तक उसे अस्वीकार नहीं किया है ना? मैं अभी भी दूसरे भाई के आकर्षण में विश्वास करता हूँ। किन झाओ ने कहा। किन की माँ ने कहा, क्या इसे ही कहते हैं पत्नी को नरक और मुसीबतों में भी खदेड़ना? किन के पिता ने कहा, नहीं, 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 इसे देर से आने वाला प्यार घास से सस्ता है कहा जाना चाहिए। क्या दूसरे चाचा और दूसरी चाची पहले से ही पति पत्नी नहीं थे? किन्शी ने पूछा। किन परिवार का पहला सदस्य जो जीफी के विचारों को नहीं सुन सका। मुझे लगता है कि दूसरी युवा मैडम के मन में अभी भी युवा मालिक के लिए भावनाएं हैं। उसे बस इससे निपटने के लिए और समय चाहिए, स्टीवर्ड ने कहा। किन परिवार में दूसरा व्यक्ति जो जीफी के विचारों को नहीं सुन सका। हाँ, उन्हें अभी तक सामान्य डेटिंग का अनुभव भी नहीं हुआ है। हो सकता है कि दूसरी युवा मैडम चाहती हो कि युवा मास्टर उसे लाड प्यार करे और उसका ठीक से पालन पोषण करे, आंटी ने कहा। तीसरी व्यक्ति जो जीफी के विचारों को नहीं सुन सकी। खैर, मुख्य निवास का पूरा स्टाफ मौजूद था। मॉनिटरिंग रूम में लाइव फीड देख रहा था, नाटक का आनंद ले रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि किन जियान की कार इतने लंबे समय तक प्रवेश द्वार पर खड़ी रही थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से अन्य लोग उत्सुक हो गए। चांद के नीचे अपने रोमांटिक पल को बाधित करने के बारे में चिंतित, वे बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर सके और केवल चुपके से झांक कर देख सकते थे। अप्रत्याशित रूप से इस ताज़ा नाटक को पकड़ सकते थे। वास्तव में किन परिवार के अधिकांश लोग केवल ये जानते थे कि किन जियान और जीफी के बीच संबंध बेहतर होते जा रहे थे और किन जियान का अपनी पत्नी के प्रति व्यवहार भी अधिकाधिक उचित होता जा रहा था। लेकिन प्यार शब्द किन शियान के लिए इतना असंगत था कि जब उसने ये कहा तो पूरे परिवार ने ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त की मानो उन्होंने कोई बहुत बड़ी खबर सुन ली हो। यह उस समय से भी अधिक रोमांचक था जब वे सभी विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से अपनी कक्षा के पुनर्मिलन के नाटक का अनुसरण करने के लिए दूर से एकत्र हुए थे। मूल रूप से उन्होंने वास्तव में सोचा था कि कक्षा के पुनर्मिलन में किन जियान के औपचारिक बयान के माध्यम से कुछ गलतफहमियों को दूर करने के बाद दोनों के बीच संबंध और भी घनिष्ठ हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि किन जियान इतना निर्णायक होगा जब उसने आखिरकार बात की, जिससे सभी लोग अचंभित रह गए। हर कोई जानता था कि वह व्यवसाय में निर्णायक है, लेकिन वे उससे रिश्तों को उसी तरह संभालने की उम्मीद नहीं करते थे। जब सभी लोग गहन चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने अचानक किसी की उपस्थिति देखी। सभी ने अपना सिर घुमाया और देखा कि किन जियान एक भावशून्य भाव के साथ वहां खड़ा था, शायद प्रतिक्रिया करने में बहुत शर्मिंदा था। किसी और का नाटक देखते हुए पकड़े जाना किन परिवार के सदस्यों के लिए विशेष रूप से शर्मनाक नहीं था। किन झाओ सबसे पहले बोले, भाई आगे बढ़ो, बहादुर बनो। मेरा सुझाव है कि तुम कल से उससे बाहर चलने के लिए पूछना शुरू कर दो। कुछ मुलाकातों के बाद उसे तुम्हारे लिए अपनी भावनाएं याद आ जाएंगी। किन रोंग ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, भाभी आज रात से ही उससे दूर रहने लगी है। मुझे लगता है कि उसे इस पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहिए। धीरे धीरे करो। अगर लड़कियां दबाव महसूस करेंगी तो वे विरोध करेंगी। किन झाओ ने तुरंत किन रोंग को जवाब दिया, ये सिर्फ तुम हो, उसका व्यक्तित्व तुमसे अलग है। किन रोंग ने तर्क दिया, आप दूसरे भाई भी नहीं हैं और लड़कियों के पीछे पड़ने के आपके अनुभव को देखते हुए आपको सलाह नहीं देनी चाहिए। किन झाओ को लगभग खून की खांसी आ गई। ठीक है, आपको सलाह भी नहीं देनी चाहिए, आपका अनुभव भी पूरी तरह से विफलता है। उन्हें बहस करते देख किन यान ने कहना शुरू किया, मुझे लगता है। दोनों ने उसकी ओर देखा, उनके हावभाव स्पष्ट थे और किन यान ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। खैर, उसके पास अपने भाई के साथ साझा करने के लिए कोई अच्छा अनुभव भी नहीं था। हमारे प्रेम के जीन इन चारों में कैसे नहीं पहुंचे? किन के पिता ने असहाय होकर कहा। किन की माँ ने कहा, उनमें अवश्य ही कोई आनुवंशिक उत्परिवर्तन हुआ होगा। मैडम बहुत बुद्धिमानी से बात करती हैं। किन के पिता ने सहमति जताई। किन जियान ने हताशा में अपना सिर पकड़ लिया।
बस इसे अकेला छोड़ दो और दिखावा करो कि तुम्हें कुछ नहीं पता, अन्यथा वह शर्मिंदा महसूस करेगी। जी फेई एक ऐसी महिला थी जो दूसरों के बारे में गपशप करना पसंद करती थी। लेकिन कौन जानता था कि अगर दूसरे उसके बारे में गपशप करें तो वह कैसी प्रतिक्रिया देगी। सभी ने तुरंत चुप रहने का वचन दिया। निगरानी कक्ष छोड़ने से पहले किन भाई बहन आज रात किन जियान की हरकतों पर अभी भी अचंभित थे। वे ये पूछे बिना नहीं रह सके कि उसे कब प्यार हो गया, उसकी भावनाएं कितनी गहरी थीं। अचानक ये सब कैसे हो गया? किन शियान ने इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उसके पास स्वयं इनका उत्तर नहीं था। लेकिन किन के पिता और माता को ज्यादा उत्सुकता नहीं थी, क्योंकि वे समझ गए थे। किन जियान की भावनाएं बहुत ही आंतरिक थीं, जो वास्तव में उसकी पिछली मनोवैज्ञानिक स्थिति से संबंधित थी। उसने बचपन में ऑटिज्म का अनुभव किया था, यहाँ तक कि लंबे समय तक बाहरी दुनिया से संवाद करने से भी इनकार कर दिया था। लेकिन उनकी आंतरिक भावनाएं वास्तव में काफी तीव्र थीं। उन्हें याद आया कि जब किन शियान युवा था तो उसके बोलने से इनकार करने के कारण उसका मूड बदलने के लिए उसे छुट्टी पर ले जाया गया था। उस समय वे जीफी के परिवार के साथ छुट्टियां मना रहे थे। 3 दिनों तक जीफी किन जियान के पीछे पीछे एक छोटी सी परछाई की तरह घूमती रही। किन जियान ने जीफी से एक भी शब्द नहीं कहा। ऐसा लग रहा था कि वह इस छोटी बहन के प्रति पूरी तरह से उदासीन थी। लेकिन जब जीफी अपने परिवार के साथ चली गई, किन जियान अचानक रोने लगा। उस समय उन्हें लगा कि उसे कोई दौरा पड़ गया है, इसलिए उन्होंने तुरंत डॉक्टर और दवा बुलाई। वे संभवतः जीफी को वापस नहीं बुला सकते थे। ठीक होने के बाद ऐसा लगा कि वह हर चीज के प्रति उदासीन हो गया है। लेकिन असल में एक बार जब भावनाएं एक निश्चित सीमा तक जमा हो जाती हैं, तो वे एक साथ फूट पड़ती है। जीफी के साथ शायद ऐसा ही हुआ, जहां तक जीफी की स्थिति का सवाल है। दरअसल जीफी का किन जियान के प्रति शुरुआती गहरा लगाव उन्हें बहुत अजीब लगा था। आखिरकार उसे गोद लेने से पहले दोनों की मुलाकात सिर्फ कुछ ही बार हुई थी। यहाँ तक कि लगभग 10 साल का अंतराल भी था जब उन्होंने एक दूसरे को नहीं देखा था। जब वो छोटी थी, जीफी एक छोटे सूरज की तरह थी, हमेशा उत्साही और सभी के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करती थी। इसलिए जब वो पहली मुलाकात के दौरान किन जियान के साथ अच्छी थी, तो ये विशेष रूप से विशेष नहीं था। वयस्कों की नज़र में वे बस एक साथ खेल रहे बच्चे थे। बाद में किन परिवार में आने के बाद वह दूसरों के प्रति उदासीन और ठंडी हो गई। लेकिन किन के माता पिता ने इसे उसके माता पिता को खोने के आघात के कारण माना, इसलिए वे उसके सभी असहज व्यवहारों के प्रति सहनशील थे। किन झाओं का जीफी के साथ तालमेल नहीं बैठा और उसने उसे अनदेखा कर दिया। किन रोंग जीफी से छोटी थी, लेकिन जब उसने देखा कि जीफी उसके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं है, तो उसने ज्यादा बातचीत करने की हिम्मत नहीं की। किन यान ने शादी कर ली थी और जल्दी ही घर छोड़ दिया था। किन जियान अभी भी कॉलेज में था और शायद ही कभी घर आता था। हालांकि जीफी को पहली नज़र में ही किन जियान से प्यार हो गया था। जब भी वो घर लौटता था, वो सक्रिय रूप से संपर्क करने की कोशिश करती थी। किन जियान ने तब तक बुनियादी विनम्रता बनाए रखी जब तक कि उसे फंसाया नहीं गया। शादी के बाद 2 वर्षों में जीफी की खोज लगातार तीव्र होती गई और उसका व्यवहार अक्सर शर्मनाक होता था। लेकिन क्या जीफी वास्तव में किन जियान से प्यार करती थी, या वह केवल जीवन भर के लिए श्रीमती किन का दर्जा चाहती थी? ये स्पष्ट नहीं था। फिलहाल चूंकि किन जियान के मन में भावनाएं विकसित हो गई थीं, वे स्वाभाविक रूप से खुश थे और उम्मीद कर रहे थे कि दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाएंगे। जाने से पहले किन के पिता ने किन जियान के कंधे को थपथपाया और कहा, वास्तव में किसी का पीछा करना सरल है, बस अपने सच्चे दिल का उपयोग करें। किन की माँ भी मुस्कुराई और बोली, तुम दोनों के बीच इस तरह की नियति को देखते हुए मुझे विश्वास है कि तुम दोनों अंततः एक साथ ही रहोगे। हालांकि जीफी ने 1 सप्ताह तक किन जियान से दूरी बनाए रखी। 1 हफ्ते बाद जब लुओ परिवार ने निमंत्रण भेजा, तो जीफी को अचानक याद आया कि वह क्या भूल गई थी।
तांग का ब्रेकअप नहीं हुआ है? और जुआन यी ने उसे फिर से लुओ परिवार में मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए आमंत्रित किया? नहीं, चूंकि जुआन यी पहले ही सबसे बड़े लुओ भाई से शादी कर चुकी है और उसकी पत्नी बन चुकी है, तो अपने पूर्व प्रेमी और बहनोई के मामलों में क्यों दखल देना? रुको, मुख्य बात यह है कि तांग का ब्रेकअप नहीं हुआ है। मैं व्यक्तिगत रूप से ये नाटक देखना चाहता हूँ। जीफी ने अंततः किन जियान की ओर देखा, जो निमंत्रण पत्र पकड़े हुए था। चैप्टर 203। उस सप्ताह किन परिवार में ऐसा माहौल था जैसे सम्राट से भी अधिक चिंतित उनके नौकर थे। पूरा परिवार उत्सुकता से इस जोड़े का स्वागत कर रहा था और प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहता था कि किन जियान किस प्रकार जीफी का पीछा करेगा। लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से जीफी की स्थिति से बचने की क्षमता को कम करके आका। उनके बीच बिल्कुल भी प्रगति नहीं दिख रही थी। आखिरकार किन जियान उस तरह का प्लेबॉय नहीं था जो लड़कियों को आकर्षित करना जानता हो। जीफी भी कुछ नहीं कर सकती थी। सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। ये सब किन जियान की गलती थी। वह अब उसका सामना भी स्वाभाविक रूप से नहीं कर सकती थी। सौभाग्य से किन जियान एक वास्तविक सीईओ था, टीवी नाटकों में उन दबंग राष्ट्रपतियों की तरह नहीं, जिनके पास पूरे दिन महिलाओं के पीछे भागने के अलावा कोई बेहतर काम नहीं था, जैसे कि उनके व्यापारिक साम्राज्य खुद ही चलते हों। किन जियान बहुत व्यस्त रहता था, इसलिए ऐसी कई स्थितियां नहीं थी जहां उन्हें एक दूसरे का सामना करना पड़ा हो। पहले की तुलना में केवल इतना अंतर था कि वे अधिक बार टेक्स्ट करते थे। वो विशिष्ट समय पर संदेश भेजता था। जब वो संभवतः बिस्तर पर होती थी तो सुबह का अभिवादन भेजता था, सक्रिय रूप से प्रश्न पूछता था और बातें साझा करता था, तथा सोने से पहले शुभ रात्रि कहता था। ऐसा लगता था मानो काम के बीच हर ब्रेक में वह उससे संपर्क करता था। उसने मन ही मन कहा कि उस क्षण वह उसके बारे में सोच रहा था, इसलिए उसने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। हालांकि उसने जीफी को दबाव में लाने के लिए कुछ खास नहीं किया था, लेकिन वो वास्तव में महसूस कर सकती थी कि उनके रिश्ते में बदलाव आया है। आखिरकार पिछली किन जियान ने कभी भी ऐसी अनावश्यक चीजें नहीं की होंगी। जीफी इन ऑनलाइन बातचीत को संभाल सकती थी, बशर्ते कि वे आमने सामने न हों। लेकिन इस बार जीफी वास्तव में विरोध नहीं कर सकी और रात के खाने के तुरंत बाद वहां से नहीं गई, क्योंकि उसकी गपश प्रेमी आत्मा उत्सुकता से जल रही थी। सारी अजीबोगरीब और असहजता अब मायने नहीं रखती थी। ये सब किन जियान की गलती है। उसने मुझे इस हफ्ते इतना भ्रमित कर दिया कि मैं इस बड़े नाटक के बाद की कहानी भूल गया। आखिरकार जुआन यी ने उस दिन इसकी योजना इसी तरह बनाई थी। तार्किक रूप से तांग को अब तक लुओ झो की पहचान के बारे में पता चल जाना चाहिए था, है ना? अगर उनका ब्रेकअप नहीं हुआ है तो क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उस रात क्लास रियूनियन जल्दी खत्म होने पर तांग को सच्चाई का पता नहीं चला? निमंत्रण पत्र को पकड़े हुए किन जियान मुस्कुराई। उलझन में? ये अच्छा था कि वह उसकी वजह से उलझन में थी। मेज पर बैठे परिवार के अन्य सदस्यों में किन जियान जैसी छोटी छोटी बातों में मिठास ढूंढने की क्षमता नहीं थी। उनका ध्यान पूरी तरह से जीफी द्वारा बताई गई गपशप पर चला गया था, क्योंकि जब किन जियान वापस लौटा था तो उसने तांग के नाटक को साझा करने में मेहनत नहीं की थी। इसलिए केवल किन झाओ ही परिवार के साथ चर्चा करने के लिए आंशिक जानकारी लेकर आई थी। उन्होंने हर संभावित व्यक्ति का विश्लेषण किया था। स्वाभाविक रूप से उन्होंने ये भी अनुमान लगा लिया था कि पूर्व प्रेमिका से भाभी बनी इस स्थिति में वे दो लोग कौन हैं जिनके बीच भावनाएं अभी भी बनी हुई हैं। अब जीफी के विचार सुनकर सब कुछ और भी पुष्ट हो गया। लेकिन तांग कौन था? जब जीफी ने उसे तांग कहकर बुलाया और बताया कि वह मेकअप आर्टिस्ट बन गई है, तो किन रोंग को तुरंत किसी की याद आ गई, क्योंकि वह उन कर्मचारियों से परिचित थी जो साथ काम करते थे, क्योंकि तांग कुछ समय के लिए किनझाओ और जीफी की सहायक थी। हालांकि खाने की मेज पर जीफी और किन जियान को छोड़कर सभी लोग चाय पी रहे थे, लेकिन सभी ने एक साथ अपने फोन उठा लिए। किन रोंग ने जल्दी से सारी गपशप साझा कर दी जो वह जानती थी।
जीफी के विचारों के साथ मिलकर एक बेतुकी और अपमानजनक अटकलें उभरी। जल्द ही जीफी ने उनके लिए इसकी पुष्टि कर दी। क्या तांग को पता चला? क्या उसे पता चला कि उसका प्रेमी, जिसका उसने 2 साल तक साथ दिया और जिसने दावा किया कि वह अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता है, वास्तव में अमीर लुओ परिवार का दूसरा युवा मालिक था, जो अपनी पहचान छिपा रहा था और उसके साथ रहते हुए गरीब होने का नाटक कर रहा था? उस दिन जब उसने लुओ झो के अमीर और प्रभावशाली तरीके को देखा, तो उसने उसे मौके पर ही उजागर नहीं किया, बल्कि घबराकर भाग गई। किन परिवार के सभी सदस्य आश्चर्यचकित रह गए। किन के पिता, ये सचमुच अपमानजनक है। किन की माँ, क्या लुओ परिवार के दूसरे बेटे का दिमाग खराब हो गया है? किन यान, कितना घृणित। किन झाओ, जानबूझकर एक लड़की की भावनाओं से खेल रहा है। क्या वो अभी भी अपनी भाभी के साथ उलझा हुआ नहीं था? किन रोंग सबसे ज्यादा नाराज थी, क्योंकि वह टैंग के साथ अच्छी तरह से घुल मिल गई थी। उसने टैंग के गुरु को पहले भी उसकी आलोचना करते देखा था, लेकिन टैंग सिर्फ मूर्खतापूर्ण तरीके से मुस्कुराती थी। बाद में जब किन रोंग ने टैंग से पूछा कि क्या उसे वाकई अपने बॉयफ्रेंड के ऐसे होने से कोई परेशानी नहीं है, टैंग को इसकी परवाह नहीं थी। उसे लगा कि भले ही अब ये मुश्किल था, लेकिन वो खुश थी और उसके पास आगे बढ़ने के लिए कुछ था। उसे विश्वास था कि वो आदमी भविष्य में जरूर सफल होगा, क्योंकि उसकी नज़र में वह बहुत होशियार और हर चीज के बारे में जानकार लग रहा था। उसे बस एक अवसर की जरूरत थी। अब किन रोंग को आखिरकार इस बात पर थोड़ा यकीन हुआ। होशियार और जानकार? बेशक एक अमीर परिवार में पला बढ़ा एक युवा मालिक एक साधारण लड़की के सामने होशियार और जानकार दिखाई देगा, लेकिन तांग रिश्तों को बहुत महत्व देती थी। वो ऐसा धोखा कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? तो बस यही है। लुओ झो ने तांग से पहले ही कहा था कि उसे उसके जन्मदिन पर कुछ महत्वपूर्ण बात बतानी है। वो वास्तव में तांग के साथ आधिकारिक तौर पर सच बोलने की योजना बना रहा था। इससे तांग के दिल में एक दरार पड़ गई। वो लुओ झो द्वारा खुद सच कबूल करने का इंतजार कर रही थी। ये भी अनिश्चित थी कि वह क्या विकल्प चुनेगी। आखिरकार वह 2 साल से लुओ झो से प्यार करती थी और कुछ हद तक भावनात्मक रूप से उस पर निर्भर हो गई थी। शायद वह अभी भी कुछ आत्मधोखा दे रही थी। किन परिवार? तो अब जन्मदिन अभी तक नहीं बीता है। आखिरकार तांग को फिर से मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए बुलाया गया था, और अगर उनके बीच सब कुछ पता चल जाता तो लुओ झो तांग को ये काम करने की अनुमति नहीं देता। अरे, मुझे लगता है कि स्वर्ग भी अब और नहीं देख सकता था, इसलिए उसने जानबूझकर उन्हें अलग रखने के लिए बाधाएं पैदा की। सबके कान तुरंत खड़े हो गए। क्या हुआ? इसमें स्वर्ग कैसे शामिल हो गया? जन्मदिन बीत गया, लेकिन लुओ झो ने उस दिन कुछ नहीं कहा। उसने तांग को देखा भी नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि तांग ने अपने जन्मदिन से एक दिन पहले अचानक उससे 5 लाख युआन उधार मांगे थे। लुओ झो को गुस्सा आ गया और उसने तांग को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। सबने पूछा, क्यों? अचानक 5 लाख युआन क्यों उधार लिया? इसके अलावा सिर्फ पैसे उधार लेने के लिए इतनी अनदेखी क्यों की जा रही है? किन जियान शुरू में इस गपशप को ध्यान से नहीं सुन रहा था, बल्कि वो सोच रहा था कि कैसे जीफी को साथ में भोज पर ले जाए और क्या वो उसके बाद उसे किसी निजी डेट पर ले जा सकता है। लेकिन ये सुनकर वह भी अपने भाई की विचार प्रक्रिया के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गया। ये आदमी किस तरह की बकवास कर रहा था? आखिरकार मुझे समझ में आया कि टैंग अपने मुफ्तखोर बॉयफ्रेंड के प्रति इतनी सहनशील क्यों थी। टैंग के 3 भाई बहन हैं, एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई, और वह बीच में फंसी हुई है क्योंकि उसके माता पिता में से कोई भी उसे खास तौर पर प्यार नहीं करता। हालांकि उसके माता पिता ऐसे अजीब माता पिता नहीं थे जो जानबूझकर पक्षपात करते या अपने बच्चों से प्यार नहीं करते, लेकिन ये वास्तव में उंगलियों की अलग अलग लंबाई का मामला था, जिसे संतुलित करना मुश्किल था। अक्सर ऐसे परिवारों में एक अजीबोगरीब घटना घटती है। जितना ज्यादा उपेक्षित बच्चा उतना ज्यादा आज्ञाकारी बन जाता है, जिसका स्वाभाविक परिणाम ये होता है कि जितना ज्यादा आज्ञाकारी बच्चा उतना ज्यादा उपेक्षित होता है।
जिससे एक दुष्चक्र बनता है। माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्यार अक्सर इस बात से उपजता है कि उन्हें उस बच्चे में कितना निवेश करना पड़ता है। इसलिए टैंग स्वाभाविक रूप से घर पर अदृश्य हो गया। प्यार की कमी और जरूरत महसूस करने की जरूरत ऐसे गुण हैं जिन्हें वह अपने स्वभाव से कभी खत्म नहीं कर सकती। इसलिए जब उसकी मुलाकात लुओ झो से हुई, जिसे उसकी देखभाल की सख्त जरूरत थी और वह उसके साथ रह सकता था, ऐसा लग रहा था कि उसके जीवन में सिर्फ वही है, तो वह एक ऐसा अस्तित्व बन गया जिसे वह छोड़ नहीं सकती थी। तांग के जीवन के बारे में सुनकर किन परिवार आहे भरने से खुद को रोक नहीं सका। ये सुनकर कि कैसे तांग ने लुओ झो को गलत समझा, उनकी मुट्ठियां गुस्से से भीग गईं। उसकी देखभाल की क्या जरूरत थी? ये तो सिर्फ लुओ झो की परीक्षा थी। क्या सिर्फ उसे अपने जीवन में रखना ही काफी था? लुओ झो को हमेशा सावधान रहना था। उसे कभी भी अपने सामाजिक दायरे से जुड़ने नहीं देना था। इसलिए तांग को लगता था कि उसके अलावा उसका कोई सामाजिक जीवन नहीं है। रुको, जीफी के विचार एक बात से दूसरी बात पर क्यों कूद रहे थे? क्या वह बस यही बात नहीं कर रही थी? जैसे ही वे उलझन में पड़े, उन्होंने मुख्य बात सुन ली। चैप्टर 204। इस बार तांग के परिवार में अचानक एक आपातकालीन स्थिति आ गई, जिसके समाधान के लिए पैसे की आवश्यकता थी। जब उसके माता पिता के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था, तो उन्होंने मदद के लिए तांग की ओर रुख किया। तांग ने सहज रूप से दूसरों से पैसे उधार लेने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से उसे कोई ऋण नहीं मिल सका। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण उसे लुओ झो से पूछना पड़ा। उसने सोचा कि अगर इस बार लुओ झो सच बताएगा और उसकी मदद करेगा, तो वह उसके धोखे को माफ करने पर विचार करेगी। लेकिन लुओ झो का रवैया तुरंत बदल गया। उसने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं और उस पर कहानियां गढ़ने का आरोप लगाया। उसे बस ईमानदार रहने को कहा। तांग को उम्मीद नहीं थी कि लुओ झो इस तरह से प्रतिक्रिया करेगी। उसने जोर देकर कहा कि वो झूठ नहीं बोल रही है, लेकिन लुओ झो गुस्से में भड़क गई। किन परिवार दंग रह गया और उसे यकीन नहीं हो रहा था। ऐसा क्या था जिस पर यकीन न किया जा सके? वह खुद दूसरों को धोखा दे रहा था। फिर उसकी हिम्मत कैसे हुई किसी और पर झूठ बोलने का आरोप लगाने की? क्या सबसे अधिक दोषी लोग दूसरों पर दोष मढ़ना पसंद करते हैं? मुझे पता था कि लुओ झो मूर्ख बन रहा था, इसलिए यह जुआन यी की योजना थी। किन परिवार? क्या? उसने क्या किया? पहले सेटअप के दौरान जुआन यी ने सोचा था कि तांग एक दृश्य बनाएगा और क्लास रियूनियन में ही लुओ झो के साथ झगड़ा करेगा। लेकिन अप्रत्याशित रूप से न केवल रियूनियन में कोई ड्रामा नहीं हुआ, बल्कि उसके बाद सब कुछ शांत रहा। जब आगामी भोज का उल्लेख किया गया, तो लुओ झो ने अपने परिवार को ये भी बताया कि वह अपनी प्रेमिका को भी ला सकता है। इससे जुआन यी असहज हो गई। उसे यकीन नहीं था कि तांग को सच्चाई पता है या नहीं, लेकिन कुछ बुनियादी जांच करने के बाद उसे पता चला कि तांग हर जगह पैसे उधार लेने की कोशिश कर रहा था। इसलिए उसने लुओ झो से कहा। किन परिवार उत्सुकता से सुन रहा था। उसने क्या कहा? उसने उससे कहा कि उसका परीक्षण निरर्थक था, क्योंकि लुओ झो की पहचान वास्तव में कोई रहस्य नहीं थी। अगर तांग जांच करना चाहती, तो वो आसानी से पता लगा सकती थी। हो सकता है कि तांग को उसकी पहचान पहले से ही पता थी और वह सिर्फ ये दिखावा कर रही थी कि उसे उसकी गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे भावनात्मक रूप से धोखा देकर उसकी पत्नी बनने की कोशिश कर रही थी। किन परिवार? ये शब्द स्पष्ट रूप से मतभेद पैदा करने के लिए कहे गए थे। पहले तो लुओ झो को इस पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जुआन यी ने इशारा किया कि उसे खुद ही फैसला करना चाहिए कि क्या तांग जानबूझकर उसके सामने पैसे की जरूरत का नाटक करेगी और फिर उससे पैसे मांगने का मौका ढूंढेगी। धिक्कार है। क्या बढ़िया जाल बिछाया गया है। किन परिवार अचंभित रह गया। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इतनी खूबसूरत सोशलाइट पर्दे के पीछे इतनी साजिश कर सकती है। यद्यपि किन जियान और जुआन यी सहपाठी हुआ करते थे, लेकिन अब उसके बारे में उनकी धारणा पूरी तरह से बदल गई थी। हालांकि वो समझ नहीं पाया, भले ही जुआन यी ने जाल बिछाया हो,
क्या लुओ झो ने ये नहीं कहा था कि वह तांग से सच्चा प्यार करता है? वह तांग को इतनी आसानी से कैसे गलत समझ सकता था? हर कोई गपशप पर कान लगाए बैठा रहा। जी फेई ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चूंकि तांग ने शुरू में दूसरों से पैसे उधार लेने की कोशिश की थी। जब लुओ झो को पता चला तो उसे लगा कि यह जुआन यी ने जो कहा था उससे मेल खाता है। बेशक उसे तुरंत इस पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए तांग से कारण पूछने के बाद उसने गुप्त रूप से जांच की, लेकिन तांग परिवार द्वारा पैसे उधार लेने का कोई निशान नहीं मिला। किन परिवार इस मोड़ से उलझन में था? क्या यह सब झूठ था? क्या तांग को उसके परिवार ने धोखा दिया था? वो अविवाहित रहने का हकदार है। अगर वह किन जियान होता तो वो पूरी तरह से जांच करता, लेकिन इस मूर्ख ने केवल सतह को खरोंचा, ये नहीं जानते हुए कि तांग परिवार ने वास्तव में कुछ उल्लंघन किए थे और दूसरों को इसके बारे में नहीं बता सकते थे। इसलिए वे केवल तांग से, जो बहुत दूर था, संकट के समय उनकी मदद करने के लिए गुप्त रूप से धन जुटाने के लिए कह सकते थे। अन्यथा अगर किसी ने उनकी रिपोर्ट की तो उनका परिवार मुश्किल में पड़ जाएगा। पेशेवर गपश प्रेमी किन परिवार, तो यही हुआ। अंतर खोजने वाली मीठी मीठी किन शियान, ऐसा लगता है कि वह मेरी तारीफ कर रही है। इसलिए उसे केवल ये पता चला कि टैंग परिवार ने दूसरों से पैसे उधार नहीं लिए थे और उसने निष्कर्ष निकाला कि टैंग झूठ बोल रही थी। जब टैंग के पास उससे मदद मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था तो उसने मान लिया कि वो पहले से ही उसकी पहचान जानती है और उससे पैसे पाने के लिए नाटक कर रही है। वह नाटकीय रूप से दिल टूट गया और वहीं पर ब्रेकअप करना चाहता था। खैर, अगर तुम इतनी सक्षम हो तो तुम वास्तव में ब्रेकअप क्यों नहीं कर लेती? भागकर क्यों दूर भागती हो और ठंडा व्यवहार क्यों करती हो? कितना प्रभावशाली। एक सप्ताह की गपशप के बाद जीफी अंततः खुद को और अधिक नहीं रोक सकी। हालांकि सब कुछ एक गलतफहमी लग रहा था, वो आदमी लुओ झो बहुत क्रोधित था। किन परिवार ने सिर हिलाकर ये सब सुना। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि तांग के लिए यह कितना विनाशकारी रहा होगा। सबसे दुखद बात यह थी कि भले ही तांग ने उसे बताया कि वो सब कुछ जानती है, फिर भी लुओ झो को संदेह होगा कि वह उसके पैसे के पीछे है। लेकिन क्या ये पूरी तरह से लुओ झो की गलती नहीं थी? वह वही था जिसने शुरू से ही धोखे पर अपने रिश्ते को खड़ा किया था। कूदते रहो, जल्दी ही तुम्हें एहसास हो जाएगा कि तुम सिर्फ एक जोकर हो। तुम्हारे मना करने के कारण तांग के पास जुआन यी के नौकरी के प्रस्ताव को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, ताकि वह तुम्हारी माँ और भाभी के लिए मेकअप आर्टिस्ट और वेडिंग स्टाइलिस्ट बन सके। किन परिवार आलोचना करने से खुद को रोक नहीं सका। यह जुआन यी वास्तव में चुप नहीं रह सकती थी। क्या वह रह सकती थी? क्या उसे डर था कि उन्होंने एक दूसरे को पर्याप्त चोट नहीं पहुंचाई है, इसलिए उसे व्यक्तिगत रूप से सब कुछ उजागर करना पड़ा? इसके अलावा प्रेमी घर का युवा मालिक है, जबकि प्रेमिका उनके मेकअप आर्टिस्ट के रूप में काम करती है। हालांकि अलग अलग नौकरियों में कोई पदानुक्रम नहीं है। जुआन यी के दृष्टिकोण से क्या ये जानबूझकर अपमान नहीं था? मैं देखना चाहता हूँ कि जब लुओ झो तांग को देखेगा तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। गपशप खत्म करने के बाद जीफी ने किन जियान के हाथ में निमंत्रण देखा और पूछा, तो क्या तुम जा रहे हो? चूंकि ये एक वाइन चखने वाली पार्टी थी, जीफी ने किन जियान को पहले भी इसी तरह के निमंत्रणों को अस्वीकार करते देखा था, इसलिए उसे चिंता थी कि वह नहीं जाएगा। अगर वो नहीं जाता तो उसके लिए भी इसमें शामिल होना उचित नहीं होगा। यह आपके दोस्त का कार्यक्रम है, आपको जाना चाहिए। जीफी की आशा भरी अभिव्यक्ति देखकर किन जियान का दिल पिघल गया। जीफी की ओर एक दयालु मुस्कान के साथ देखते हुए उन्होंने कहा कि हालांकि वो आमतौर पर ऐसे आयोजनों में शामिल नहीं होते, लेकिन अगर उनकी पत्नी जाना चाहती तो वो स्वाभाविक रूप से उनके साथ जाते। हाँ, हम दोनों। किन जियान की बात पूरी होने से पहले ही, ये निमंत्रण हमारे पूरे परिवार के लिए है ना? किन की माँ ने अचानक कहा। किन के पिता ने कहा, हमें वाइन चखने के कार्यक्रम में शामिल हुए काफी समय हो गया है। बूढ़े लुओं को हमारा स्वागत करना चाहिए। मैं स्वतंत्र हूँ,
किन यान ने तुरंत कहा। किन झाओ ने खांसते हुए कहा, मैं विदेश ले जाने के लिए कुछ उपहार खरीदना चाहता हूँ, और लुओ परिवार की शराब काफी अच्छी है। मैं वास्तव में हाल ही में शराब के बारे में सीखना चाहता था। किन रोंग को आखिरकार एक बहाना मिल गया। अरे सच? तो फिर चलो सब साथ चलते हैं। बढ़िया, मुझे किन जियान का सामना अकेले नहीं करना पड़ेगा। हुर्रे! क्विन जियान। उसकी नजर वहां उपस्थित सभी लोगों पर पड़ी। सबने अपना सिर नीचे कर लिया। क्षमा करें, हालांकि वे किन जियान और जीफी के रिश्ते में मदद करना चाहते थे, लेकिन वे प्रगति के मात्र 1% अवसर के लिए ऐसी रसदार गपशप को बर्बाद नहीं कर सकते थे। इस समय गपशप प्रेमी, गपशप आत्माएं, गपशप ही सब कुछ थी। शायद क्योंकि किन जियान की नज़र बहुत नाराजगी भरी थी, इसलिए पूरे परिवार को और भी अधिक दोषी महसूस हुआ। चलो, एक बार वे वहां पहुंच जाएं, तो वे उनके साथ इधर-उधर न घूमने की कोशिश करेंगे। इसमें इतनी संकीर्णता क्यों है? हालांकि किन जियान 100% अनिच्छुक था, फिर भी लुओ परिवार के वाइन चखने के दिन पूरा परिवार एक साथ गया, और वे अन्य सभी मेहमानों से पहले पहुंचे। क्यों? जाहिर है, गपशप के लिए। मेकअप कलाकार आमतौर पर जल्दी आ जाते हैं। क्या होगा यदि ये बड़ा नाटक पहले ही उजागर हो जाए? यदि वे इसे चूक गए तो क्या ये बर्बादी नहीं होगी? लेकिन किन परिवार की हैसियत वाले परिवारों के लिए एक प्रतिनिधि होना ही काफी होता। इसके अलावा लुओ और किन परिवारों के बीच का रिश्ता वास्तव में सिर्फ लुओ झो और किन जियान के बीच का था। इसलिए जब पूरा परिवार एक साथ आया, तो लुओ परिवार के सदस्यों को ये खबर मिली, और वे बहुत खुश हुए तथा उनका स्वागत करने के लिए बाहर आ गए। उन्होंने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और पूछा कि क्या वे अपने व्यापारिक सहयोग को और गहरा करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इस परिवार के आने के बाद, हालांकि उन्होंने विनम्र अभिवादन का आदान प्रदान किया, उनकी नजरें लुओ झो और जुआन यी के इर्द-गिर्द घूमती रहीं। हालांकि ईमानदार बड़े भाई ने भी कुछ ध्यान आकर्षित किया। चैप्टर 205। दोनों परिवारों के बुजुर्गों ने अपने छोटे सदस्यों को बधाई देने के लिए प्रेरित किया। लुओ परिवार के सबसे बड़े बेटे और इस भोज के मेजबान के रूप में लुओ चेंग ने स्वाभाविक रूप से मेहमानों के मनोरंजन की मुख्य भूमिका निभाई। उनकी वाणी परिष्कृत और विनम्र थी। हालांकि वह लुओ झो जितना सुंदर नहीं था, लेकिन उसका व्यवहार असाधारण था। हालांकि वह युवा पीढ़ी के किन जियान जितना असाधारण प्रतिभाशाली नहीं था, फिर भी वो अपने आप में उत्कृष्ट था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लुओ परिवार ने आसानी से अपने सबसे बड़े बेटे को अपना उत्तराधिकारी बनाने का फैसला कर लिया। जुआन यी पहले से ही इतनी अच्छी जिंदगी जी रही है, फिर भी वो और भी ज्यादा की उम्मीद कर रही है। वह कितनी लालची हो सकती है? किन परिवार के कुछ सदस्य पहली बार लुओ चेंग से मिल रहे थे, लेकिन उनका पहला प्रभाव बहुत सकारात्मक था। इसलिए वे जीफी के आंतरिक विचारों से सहमत होने से खुद को रोक नहीं सके। बड़ा भाई हर तरह से उत्कृष्ट था। जुआन यी वास्तव में नहीं जानती थी कि वह कितनी धन्य थी। ये सोचकर कि कैसे जुआन यी अपने बहनोई के लिए पर्दे के पीछे से योजना बना रही थी, उन्होंने लुओ चेंग को और भी अधिक सहानुभूति के साथ देखा। लुओ चेंग, जो आपस में नमस्ते कर रहा था, को अचानक रीढ़ में ठंडक महसूस हुई और वह कांपने से खुद को नहीं रोक सका। मुख्य हॉल में वाइन चखने का स्थान तैयार है। कृपया हमारे अपर्याप्त आतिथ्य को माफ करें, क्योंकि हमें अभी भी कुछ तैयारियां पूरी करनी है। शायद लुओ झो सभी को पहले मुख्य हॉल में ले जा सकता है। चूंकि किन जियान और लुओ झो घनिष्ठ मित्र थे, इसलिए लुओ चेंग स्वाभाविक रूप से चाहता था कि लुओ झो उसके मित्र का उचित मनोरंजन करे। लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो उसने देखा कि लुओ झो विचलित दिख रहा था। कथित तौर पर उसने अपनी प्रेमिका से झगड़ा किया था। हालांकि लुओ चेंग को नहीं पता था कि उसका भाई वास्तव में क्या कर रहा था, लेकिन वह ऐसे महत्वपूर्ण दिन पर मेहमानों के आतिथ्य को भावनाओं को प्रभावित नहीं होने दे सकता था। लुओ चेंग ने लुओ झो की पीठ थपथपाई और मुस्कुराते हुए उसे याद दिलाया, झो, इधर उधर भटकना बंद करो
और अपने दोस्त के पास जाओ। लुओ झो की आंखों के नीचे काले घेरे थे और वो काफी अस्वस्थ दिख रहा था। सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्रेम से पीड़ित हो। होश में आने पर लुओ झो केवल अपनी हिम्मत जुटा सका और किन परिवार के सदस्यों को मुख्य हॉल में ले गया। श्री लुओ और श्रीमती लुओ स्वाभाविक रूप से किन के पिता और किन की माँ के साथ चले गए, जबकि लुओ चेंग ने तैयारियां जारी रखीं। हनी, मैंने अभी तक अपना मेकअप पूरा नहीं किया है। मैं अब वह करने जा रही हूँ, जुआन यी ने लुओ चेंग के पास धीरे से कहा। लुओ चेंग ने सहमति में सिर हिलाया, ये देखकर कि जुआन यी उनके साथ नहीं जा रही थी, और ये देखते हुए कि वह अपनी स्टाइलिंग का केवल आधा काम ही कर पाई थी। जीफी को तुरंत कुछ एहसास हुआ। हे भगवान, मैं रोमांचक नाटक से लगभग चूक गया। किन परिवार के सदस्यों के कान तुरंत खड़े हो गए। तांग पहले ही आ चुका है। लुओ झो अपने कमरे में उदास बैठा हुआ था, इसलिए उसे पता नहीं चला कि तांग पहले ही उसके इलाके में घुस चुका है। क्या सही समय है? बहुत जल्दी नहीं, लेकिन बिल्कुल सही। तांग पहले से ही पंखों में इंतजार कर रहा है और हम शुरुआती क्रेडिट के लिए ठीक समय पर पहुंच गए हैं। किन परिवार के सदस्य? इस समय उन्होंने कार्यक्रम स्थल में प्रवेश किया और देखा कि विभिन्न शराब की बोतलें, गिलास और संबंधित उपकरण क्रिस्टल झूमर के नीचे सुंदर ढंग से सजाए गए थे, जिससे यह एक परी कथा की दुनिया जैसा लग रहा था। प्रत्येक प्रदर्शनी स्टैंड पर एक कर्मचारी मौजूद था, जो विशेष रूप से मेहमानों के स्वाद के लिए वाइन परोसता था। एक कोने में विभिन्न संगीत वाद्य यंत्र रखे गए थे, जो ये संकेत दे रहे थे कि माहौल को बेहतर बनाने के लिए बाद में एक बैंड को प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किया गया था। किन परिवार के सदस्य आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। लुओ परिवार के सदस्यों ने अनुमान लगाया कि ऐसा प्रभावशाली स्थल के कारण हुआ था। लुओ दंपति को कुछ गर्व महसूस हुआ। श्रीमती लुओ ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब युवा जोड़े लुओ चेंग और जुआन यी द्वारा डिजाइन और व्यवस्थित किया गया था। हालांकि किन परिवार को शुरू में इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन स्वाभाविक रूप से उन्हें व्यवस्था की प्रशंसा करनी पड़ी, जो वास्तव में काफी प्रभावशाली थी। श्री लुओ ने मुस्कुराते हुए कहा, यह हमारे परिवार का पहला वाइन चखने का कार्यक्रम है और हमें नहीं पता कि इसमें कोई कमी है या नहीं। हम बस यही उम्मीद करते हैं कि ये हमारे मेहमानों की उम्मीदों पर खरा उतरे। व्यवस्था वास्तव में बहुत अच्छी है, किन के पिता ने निष्पक्ष टिप्पणी की। जब तक हम सभी पर प्रभाव छोड़ सकते हैं, ये काफी है। हाँ, श्री लुओ ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। आह, मुझे श्री लुओ के लिए दुख हो रहा है। यह उनके परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना थी, लेकिन उनकी बहू अपने छोटे बेटे की प्रेमिका से निपटने के लिए ये जोखिम उठा रही है। सक अगर चीजें गलत हो गईं, तो आज रात मेहमानों पर वास्तव में गहरा प्रभाव छोड़ सकती है। जीफी के व्यंग्यात्मक विचार सुनकर और लुओ दंपत्ति के खिले हुए चेहरे देखकर सभी को उन पर तरस आ गया। कहावत है कि एक गुणी पत्नी से विवाह करना चाहिए ऐसी बहू के साथ, वे केवल सहन कर सकते थे। लुओ दंपति, अजीब बात है, वे हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या व्यवस्था में कुछ गड़बड़ है? सबके बैठ जाने के बाद लुओ झो किन जियान के बगल में बैठने के बावजूद अपने अच्छे दोस्त से मिलने के लिए सामान्य उत्साह नहीं दिखा रहा था, बल्कि बार बार अपना फोन चेक कर रहा था। क्या वह इस बात का इंतजार कर रहा है कि तांग पहले उससे संपर्क करे? सभी ने चुपके से लुओ झो की ओर देखा। वास्तव में लुओ झो उदास दिख रहा था। तांग जियांग के साथ शीत युद्ध के 3 दिन हो चुके थे, जिसने उससे बिल्कुल भी संपर्क नहीं किया था। इसका क्या मतलब था? क्या अपराध बोध के कारण संपर्क नहीं हो पा रहा था, या फिर ये जानबूझकर किया गया प्रयास था? यदि उनमें कोई सच्ची भावना थी, तो क्या उसे स्पष्टीकरण देने और माफी मांगने के लिए उससे संपर्क नहीं करना चाहिए था? लुओ झो ने जितना ज्यादा इस बारे में सोचा, उतना ही वह क्रोधित होता गया। वह वाइन चखने के लिए रुकना नहीं चाहता था। वो उसे ढूंढकर जवाब मांगने के लिए बेताब था, लेकिन उनके गर्व और गरिमा ने उन्हें अभिनय करने से रोक दिया। अपने बगल में जीफी के दबे हुए उत्साह से भरे चेहरे को देखकर किन जियान ने एक पल के लिए सोचा
और जानबूझकर अपनी पत्नी के लिए कुछ गपशप सुनने का अवसर बनाया। उसने लुओ झो से पूछा, क्या हुआ? आज तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे हो। लुओ झो भी उदास था और शिकायत करने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि जीफी किन जियान के कंधे पर झुकी हुई थी। हालांकि वो उनकी तरफ नहीं देख रही थी, लेकिन वो स्पष्ट रूप से ध्यान से सुन रही थी। गपशप करने की उसकी स्पष्ट उत्सुकता ने उसे विश्वास में लेने की इच्छा को खत्म कर दिया। इसके अलावा आसपास कई बड़े बुजुर्गों की मौजूदगी में वह स्वाभाविक रूप से ये नहीं कहना चाहता था कि ये कुछ भी नहीं है। इतनी देर तक सिर्फ इसी के लिए इंतजार किया? आप वाकई अवाक हैं। किन जियान ने जीफी को एक असहाय नजर से देखा, लेकिन अपने कंधे पर वजन और बगल से आती सुगंधित सांस को महसूस करते हुए वह मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सका। एक मांसपेशी को हिलाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उम्मीद कर रहा था कि जीफी उस पर और अधिक झुकेगी, लेकिन अचानक जीफी सीधे बैठ गई। ये शुरू हो रहा है। जुआन ये अपने प्रेमी के बारे में तांग के साथ सहजता से बातचीत कर रही है। क्या वह अपनी योजना शुरू कर रही है? आहा, मैं इसे लाइव देखने के लिए मेकअप रूम में जाना चाहती हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? ऊपर जाने का बहाना ढूंढूं? क्या बहाना उपयुक्त होगा? किन परिवार के सदस्य भी उत्साहित हो गए, लेकिन यहाँ से ये नाटक देख पाना ही काफी था। ऐसे विशिष्ट स्थान पर जाने के लिए उपयुक्त कारण ढूंढना मुश्किल होगा। किन जियान ने चुपचाप अपने कंधे पर नजर डाली, अपने होठों को दबाया, जीफी को देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसने अपना हाथ उठाया। जब जीफी अभी भी योजना के बारे में सोच रही थी, तो उसने अचानक अपने होठों पर एक उंगली का स्पर्श महसूस किया। ये पहली बार नहीं था जब किन जियान ने ऐसा किया था, और जीफी को इस अनुभूति की विशेष रूप से स्पष्ट याद थी। इसलिए उसे तुरंत एहसास हुआ कि क्या हुआ था, और वो सदमे में किन जियान को देखने लगी। वाह, वह क्या कर रहा है? शायद क्योंकि किन जियान ने पहले ही अपना अपराध स्वीकार कर लिया था, इसलिए जीफी उसकी कुछ कार्रवाइयों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील थी। आपकी लिपस्टिक धुंधली हो गई है, किन जियान ने कहा। फिर लुओ झो की ओर मुड़ी और पूछा, क्या कोई जगह है जहां वह अपना मेकअप ठीक कर सके? चैप्टर 206। जैसे ही ये शब्द बोले गए, जीफी का ध्यान अचानक से केंद्रित हो गया। रुको, क्या यह एक अवसर नहीं है? क्या संयोग है? मेरी लिपस्टिक इतनी विचारशील है, और तुम, किन जियान, तुम सच में मेरे लिए भाग्यशाली सितारा हो। जीफी ने तुरंत ही उत्सुकता भरी नजरों से लुओ झो की ओर देखा। अगर लुओ झो का ध्यान भंग न होता, तो वह किन जियान की पूरी हरकत को अपनी जगह से देख पाता, लेकिन वह चूक गया। स्थिति को देखते हुए वह उन्हें रास्ता दिखाने के लिए उठने के लिए तैयार हो गया। जीफी ने तुरंत कहा, कोई जरूरत नहीं, बस मुझे बताओ कि वह कहाँ है, मैं इसे खुद ढूंढ सकता हूँ। मैं लुओ झो को साथ नहीं आने दे सकता। चाहे तांग यहाँ लुओ झो का आमना सामना करने आए हों या नहीं, मैं इस तरह लोगों के भाग्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। नाटक को देखना ठीक है, लेकिन सक्रिय रूप से नाटक बनाना ठीक नहीं है। ये नाटक देखने वाले की पेशेवर ईमानदारी है। हाँ, लुओ झो हैरान रह गया। चिंता मत करो, तुम्हारी भाभी अभी भी मेकअप रूम में है, वो सब कुछ संभालेगी। इस समय लुओ चेंग आया, संभवतः उनकी बातचीत सुन रहा था, और जीफी से मुस्कुराते हुए कहा, ये दूसरी मंजिल पर पहला कमरा है, इसे ढूंढना बहुत आसान है। हमारे घर में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां जाना मना है। अगर तुम रुचि रखते हो तो इधर उधर देखने के लिए स्वतंत्र हो। पीछे के बगीचे और छत की छत दोनों से सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। स्थिति को समझते हुए उन्होंने संभवतः उनकी बोरियत को महसूस कर लिया था, क्योंकि अन्य मेहमान अभी तक नहीं पहुंचे थे और वाइन चखने का कार्यक्रम भी आधिकारिक रूप से शुरू नहीं हुआ था। उनके परिवार के युवा लोग सचमुच ऊब रहे थे। जीफी को एक बार फिर लगा कि लुओ चेंग वाकई बहुत अच्छा है। वास्तव में ऐसे प्रतिष्ठित परिवारों के लोग उसके साथ बहुत अलग तरह से पेश आ सकते हैं, लेकिन अब तक लुओ चेंग का रवैया शालीन और दोस्ताना रहा है। दूसरे दृष्टिकोण से वह किन जियान का सम्मान करता था, इसलिए वह किन जियान की पत्नी का सम्मान करता था। इस संबंध में उसने अपनी पत्नी
और भाई से बेहतर प्रदर्शन किया। एक बार फिर बड़े भाई की तरफ सहानुभूति भरी नजर से देखते हुए उसने सोचा, इतना बढ़िया इंसान इस तरह की परिस्थिति का सामना कैसे कर सकता है? वह इससे बेहतर का हकदार है। जीफी तुरंत उठ खड़ी हुई, नाटक देखने के लिए उत्सुक थी। बिना ध्यान दिए किन जियान भी उठकर उसके पीछे चला गया। हालांकि जाने से पहले किन जियान को अपने परिवार के सदस्यों से तीव्र नाराजगी का सामना करना पड़ा। खैर, ये उचित ही था कि वह अपनी पत्नी के साथ जाए, क्योंकि वे सभी एक साथ नहीं जा सकते थे। ये जानते हुए कि वे नहीं जा सकते, वे केवल सहन कर सकते थे और प्रार्थना कर सकते थे कि उनकी सीमा के भीतर जीफी के आंतरिक विचार उन तक पहुंचाए जा सकें, जिससे उन्हें प्रत्यक्ष नाटक का सीधा प्रसारण मिल सके। लुओ झो एक पल के लिए दंग रह गया जब उसने किन जियान को बिना किसी हिचकिचाहट के जीफी का पीछा करते देखा। खैर, कक्षा के पुनर्मिलन से लेकर अब तक उसे अभी भी इसकी आदत नहीं पड़ी थी। जीफी के पास ऐसा कौन सा जादू है जो तुम्हारे दूसरे भाई को सिर्फ आधे साल में इतना बदल देता है? अपरिचित रूप से लुओ झो अपने पास खड़े किन झाओ से पूछे बिना नहीं रह सका। किन झाओ ने लुओ झो की ओर देखा और कहा, ये प्यार का जादू है। वे पति पत्नी हैं, उनका एक साथ रहना सामान्य बात है। क्या आप और आपकी प्रेमिका एक साथ नहीं रहते? क्या आपको करीब रहना पसंद नहीं है? लुओ झो को लगा जैसे उसे अचानक तीर लग गया हो। उसका चेहरा असहज हो गया। उसने मान लिया कि किन झाओ ने अनजाने में किसी दर्दनाक जगह को छू लिया है, इसलिए उसने जवाब देने की योजना नहीं बनाई। तभी किन रोंग अचानक बोल पड़ा, दूसरे भाई लुओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है? क्या वह नहीं आई? एक और तीर लगने पर लुओ झो खुद को केवल ये कहने के लिए मजबूर कर सका, वो व्यस्त है। अंत में किन यान ने इत्मीनान से कहा, ओह, तो यंग मास्टर लुओ की एक गर्लफ्रेंड है? हमने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना है। तीसरे तीर से घायल होकर लुओ झो, क्या उन्हें सचमुच ये विषय उठाना जरूरी था? दरअसल सिर्फ दोस्तों और परिवार को ही पता था कि वह किसी को डेट कर रहा है, और चूंकि उसने उसे कभी सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाया था और वह एक अमीर प्लेबॉय था, इसलिए ज्यादातर लोग इसके बारे में सुनेंगे और भूल जाएंगे। यहाँ तक कि उसके परिवार को भी इस गर्लफ्रेंड की परवाह नहीं थी, जिसे लुओ झो कभी उनसे मिलने के लिए घर नहीं लाया था। उन्हें लगा कि वो हमेशा की तरह बस खेल रहा था। आखिरकार उन्होंने पहले भी उसके डेटिंग के बारे में सुना था, लेकिन ब्रेकअप से पहले कभी उस व्यक्ति को नहीं देखा था, और न ही शुरू से अंत तक ये जाना था कि दूसरा व्यक्ति कौन था। लुओ परिवार को पहले से ही इसकी आदत हो गई थी। इस समय अन्य मेहमान एक के बाद एक आने लगे थे, इसलिए लुओ चेंग मेहमानों का स्वागत करने के लिए लुओ झो को ले गया। इस बीच जीफी युद्ध के मैदान के किनारे पर पहुंच गई थी, लेकिन उसे एक छोटी सी स्थिति का सामना करना पड़ा। ये स्थिति किन जियान के उसके पीछे आने से संबंधित नहीं थी। हालांकि जीफी को शुरू में ये समझ नहीं आया कि किन जियान उसका पीछा कर रहा है, लेकिन इससे पहले कि वह इस बारे में ज्यादा सोच पाती, उसने मेकअप रूम से आवाजें आती सुनी। आवाजें बहुत साफ थी। सीढ़ियों से ऊपर आने वाला कोई भी व्यक्ति उन्हें सुन सकता था। मुझे नहीं लगता कि यह एक संयोग है। आपने मुझे 2 बार काम पर रखा, और इस बार आपने मुझे यहाँ लाने के लिए इतनी हास्यास्पद कीमत चुकाई। आपका उद्देश्य क्या है? मैं बेवकूफ नहीं हूँ। आपको मेरी परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। मुझे पहली बार से ही पता था कि मेरा तथाकथित प्रेमी लुओ परिवार का दूसरा युवा स्वामी था। वाह, दरवाजा बंद नहीं है, और मैं बाहर से चुपके से सुनने की योजना बना रहा था। तभी किसी ने धीरे से उसकी कलाई पकड़ ली। जीफी ने पलटकर देखा कि किन जियान उसे देख रहा था और सुझाव दे रहा था कि उन्हें दीवार के सहारे टिककर बस सुनना चाहिए। ओह, तो किन शियान भी इतनी गपशप करती है। भला ऐसे महत्वपूर्ण संवाद सुनते समय कौन चुपके से सुनने से खुद को रोक सकता है? जीफी हमेशा साझा करने के लिए तैयार रहती थी, इसलिए उसने विशेष रूप से अपना फोन निकाला और किन जियान को बताया कि अंदर मौजूद व्यक्ति तांग था। किन जियान ने सहयोगात्मक रूप से आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति दिखाई।
जीफी और भी अधिक उत्साहित हो गई। तो आपके जीजा ने तांग को अपने साथ डेटिंग करने के लिए फंसाने के लिए गरीब होने का नाटक किया? किन जियान ने लुओ झो के व्यवहार पर असहमति जताते हुए भौहें सिकोड़ी। जीफी को राहत महसूस हुई। सौभाग्य से उनके मूल्य समान थे और दोनों को लगा कि लुओ झो में कुछ गड़बड़ है। यदि टाइप करना असुविधाजनक नहीं होता तो जीफी इस बारे में किन जियान के साथ अच्छी चर्चा करना चाहती। अंदर बातचीत जारी रही। तो तुम्हें सब पता था और फिर भी तुमने रिश्ता बनाए रखा। बेशक, ये जानते हुए कि वह लुओ परिवार का दूसरा युवा मालिक है, इतना अमीर व्यक्ति है, तुम जैसी लड़की उसे कैसे जाने दे सकती है? हालांकि हमारे जीजा भी अच्छे नहीं हैं, जो तुम्हें इस तरह धोखा दे रहे हैं। मैं उनकी ओर से माफी मांगता हूँ। अरे, प्लास्टिक की थैलियाँ भी इतनी नकली नहीं है जितनी वह है। मैं वास्तव में देखना चाहता हूँ कि वह अभी क्या भाव बना रही है। जीफी ने लापरवाही से शिकायत की। तभी अचानक उसके हाथ से उसका फोन छीन लिया गया। जीफी ने आश्चर्य से देखा कि किन जियान ने अपने फोन पर एक ऐप खोला, कैमरा स्विच किया, अपना हाथ बढ़ाया, कोण समायोजित किया, छवि को जूम किया और जल्द ही जीफी फोन स्क्रीन पर कमरे के अंदर का दृश्य देख सकती थी। जुआन यी अब तांग के आमने सामने खड़ा था। ये ऑपरेशन देखकर जीफी ने अपनी आंखें बड़ी कर लीं और किन जियान की ओर देखा। ये आदमी बहुत अद्भुत है। वह इस तरह के पपराजी कौशल में भी माहिर है। किन जियान का हाथ कांपने लगा, जिससे शॉट लगभग बर्बाद हो गया। उसका मुंह हिलने लगा। ये तो बस बुनियादी गणित और भौतिकी थी। जी फेई बहुत खुश हुई। इसका मतलब था कि उनके पास ध्वनि और छवि दोनों थे। है, तो फिर आप हमें झांकने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। रुको, दरवाजा बंद क्यों नहीं है? क्या उन्हें लोगों को पता चलने का डर नहीं है? वे शायद ये नहीं सोच सकते कि कोई ऊपर नहीं आएगा, है ना? किन परिवार के सदस्य नीचे से चुपके से बातें सुन रहे थे। तभी उन्होंने लुओ परिवार की अन्य महिलाओं को श्रीमती लुओ के साथ कानाफूसी करते देखा, और क्योंकि वे पास पास बैठी थीं, वे सुन सकी। क्या आपके बाल बन गए हैं? क्या आप ऊपर जाकर उन्हें ठीक नहीं करना चाहती? नहीं, ये ठीक है। तो फिर मैं अपना मेकअप ठीक करने भी ऊपर नहीं जाऊंगी। पहले मेहमानों का ध्यान रख लूं। क्या ये हो सकता है? अरे, ये सच में है। जुआन यी लुओ परिवार की महिलाओं के मेकअप या टचअप के लिए आने का इंतजार कर रही थी, ताकि वे सब कुछ देख सकें, ताकि सभी को तांग और लुओ झो के बीच गलत रिश्ते के बारे में पता चले, जिससे उनके ब्रेकअप का रास्ता साफ हो जाए और वापस आने का कोई भी रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाए। रुको, एक भाभी और पूर्व प्रेमिका के रूप में वह वर्तमान प्रेमिका के प्रति इतनी असहिष्णु कैसे हो सकती है? वह उन्हें साथ रहने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। मुझे उम्मीद है कि आप उसे दोष नहीं देंगे। उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। इसके पीछे कारण थे। चैप्टर 207। जब जुआन यी ने यह कहा, तो जीफी और किन जियान, जो चुपके से सुन रहे थे, दोनों दंग रह गए, क्योंकि वे दोनों ही कारण जानते थे। और तार्किक रूप से कहें तो जुआन यी को इसका उल्लेख करने का साहस करने वाला अंतिम व्यक्ति होना चाहिए था। इसके अलावा यहाँ क्यों? जुआन यी क्या करने की कोशिश कर रहा था? अंदर तांग भी हैरान थी। शुरू में उसने सोचा कि ये भाभी उसे लुओ परिवार की ओर से जाने के लिए मनाने आई है, क्योंकि अमीर परिवारों में ऐसे दृश्य आम थे। लेकिन अब इसका क्या मतलब था? क्या? तांग को अब कारण की परवाह नहीं थी, लेकिन वह जुआन यी के व्यवहार से उलझन में था। जुआन यी की आंखें चमक उठीं और उसने असहाय होकर समझाया, वास्तव में यह उसकी पूर्व प्रेमिका की वजह से है। परिवार के भविष्य के लिए उसने अपने प्यार को त्याग कर किसी और से शादी करने का फैसला किया। उसकी पूर्व प्रेमिका ने उसके साथ गलत किया, लेकिन फिर भी वह दिल से उससे प्यार करती थी। वह भी अपनी पूर्व प्रेमिका से बहुत प्यार करता था और इस नतीजे को स्वीकार नहीं कर सकता था। उसके दिल में दर्द ने उसे जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया करने पर मजबूर कर दिया। हमेशा ये परखने की चाहत रखता कि उसके पास आने वाली महिलाएं सिर्फ उसके पैसे के पीछे तो नहीं हैं।
इसीलिए उसने तुम्हें इतने लंबे समय तक धोखा दिया। तांग स्तब्ध रह गई। उसकी अभिव्यक्ति पहले से भी बदतर हो गई। उसने वास्तव में ये कहने की हिम्मत की, क्या वह पागल है? क्या आपको डर नहीं है कि दूसरे लोग सुन लेंगे और फिर? रुको। चूंकि लुओ झो के साथ उसका रिश्ता गुप्त था, इसलिए किसी को नहीं पता था कि वे डेटिंग कर रहे थे। अगर लुओ परिवार के अन्य सदस्यों ने ये गपशप सुनी, तो वे कल्पना नहीं करेंगे कि ये तथाकथित पूर्व प्रेमिका वास्तव में जुआन यी थी। इसलिए जुआन यी इस सच्चाई का उपयोग करके तांग के दिल पर वार करने से नहीं डरी। लेकिन उसे कैसे पता था कि ये तांग को इतना प्रभावित करेगा? किन जियान ने सोचते हुए भौहें सिकोड़ी। वास्तव में ऐसा ही था। पहले तो टैंग को लगा कि ये किसी अमीर लड़के का साहसिक धोखा है, लेकिन अब टांग को पता चल गया था कि उसके साथ ऐसा व्यवहार वास्तव में एक अन्य महिला के कारण हुआ था। ये कहना कठिन है कि कौन सा अधिक विनाशकारी था, या शायद वो सिर्फ दिखावा कर रही हैं। जीफी मदद नहीं कर सकी लेकिन जांच की। अरे, वो वाकई बहुत गणना कर रही है। जुआन यी को चिंता होनी चाहिए कि तांग बहुत ज्यादा प्यार में है और धोखा खाने के बाद भी लुओ झो के साथ रह सकती है। और किसी ऐसे व्यक्ति से निपटने के लिए जो प्यार में है, इस तरह का खुलासा निश्चित रूप से अधिक विनाशकारी होगा। निश्चित रूप से फोन स्क्रीन के माध्यम से भी जीफी देख सकती थी कि तांग कितनी बुरी तरह प्रभावित हुई थी। तांग के लिए ये साधारण धोखे से कहीं अधिक अपमानजनक था। यह उसके प्यार का अपमान था। स्क लुओ झो अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हालांकि तांग के यहाँ आने के लिए सहमत होने का मतलब था कि उसने पहले ही रिश्ता तोड़ने का फैसला कर लिया था। लेकिन अब सच्चाई जानने के बाद वो शायद बहुत गुस्से में है। हालांकि लुओ झो किन जियान का अच्छा दोस्त था, लेकिन इस मामले में किन जियान केवल अपने भाई के लिए शोक मना सकता था। अगर उसे पता चलता कि ये भाभी वास्तव में पूर्व प्रेमिका थी, तो तांग शायद और भी अधिक घृणा करती। किन जियान ने सोचा कि जुआन यी ने पहले ही अपनी सीमा पार कर ली है। वह इतनी आवेगपूर्ण नहीं होगी कि ऐसी खामी को उजागर कर दे। आखिरकार वो गारंटी नहीं दे सकती थी कि अगर उसे सच्चाई पता चल गई तो तांग कैसी प्रतिक्रिया देगी। जैसे ही वह ये सोच रहा था, उन्होंने अंदर से जुआन यी को उदास होकर अपने आप से ये कहते हुए सुना, आह, जिस तरह से वो खुद को और अपने आसपास के लोगों को परेशान करता है, वह वास्तव में चिंताजनक है। ये लहजा परिवार के बारे में चिंतित भाभी के रूप में तो नहीं लग रहा था, लेकिन छिपी हुई उदासी के कारण ऐसा लग रहा था कि यह किसी व्यक्तिगत रूप से जुड़े व्यक्ति का मामला है। जीफी और किन जियान सच्चाई जानकर केवल घृणा महसूस कर सकते थे। तांग, जो पहले से ही संवेदनशील था और विशेष रूप से लुओ झो से संबंधित मामलों के बारे में, ने तुरंत अजीब स्वर को नोटिस किया। वह हैरान होकर जुआन यी की ओर देखने लगी। जुआन यी की आंखें उदासी से भर गई, क्योंकि उसने अनजाने में अपने गले में एक हार को छू लिया था। ये हार जुआन यी ने अभी अभी पहना था, जिस पर तांग ने पहले ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उसने ध्यान दिया। इसकी सामग्री और शैली को देखकर तांग का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। ये हार? तांग की आवाज कर्कश थी, अविश्वास से भरी हुई। जुआन यी को ऐसा लगा जैसे वो होश में आ गई हो। वो स्पष्ट रूप से घबराहट दिखा रही थी। फिर उसने जानबूझकर तांग की नजरों से बचने की कोशिश की। ये परिवार की ओर से जन्मदिन का उपहार है। क्यों? क्या मिस टैंग को ये पसंद है? मुझे डर है कि आप इसे नहीं खरीद सकते। दुनिया में केवल एक ही है। सामग्री की विशिष्टता के कारण केवल एक हार बनाया जा सका। बोनस उपहार के रूप में एक छोटे कंगन के लिए पर्याप्त सामग्री बची। मुझे नहीं पता कि बोनस उपहार कहा गया, अन्यथा मैं इसे लुओ झो के धोखे के मुआवजे के रूप में मिस टैंग को दे सकता था। जीफी नाटक के इस भाग से थोड़ा उलझन में थी। तांग ने अचानक हार का जिक्र क्यों किया? हालांकि जुआन यी की प्रतिक्रिया भी अजीब थी, जैसे कि ये लुओ झो की ओर से एक उपहार था। रुको, क्या ये वास्तव में उससे हो सकता है? लेकिन तांग को कैसे पता चलेगा? अचानक किन जियान उसके बगल में आया और जीफी के कंधे से टकराया। उसने उत्सुकता से उसकी ओर देखा।
किन जियान की अभिव्यक्ति कुछ अजीब थी। जब उसने जीफी को देखा, अपने खाली हाथ से उसकी कलाई पकड़ ली जहां उसने एक ब्रेसलेट पहना हुआ था, और पहले उसकी ओर इशारा किया और फिर स्क्रीन पर टैंक की ओर इशारा किया। जीफी को अभी भी समझ नहीं आया। तभी नीचे से मधुर संगीत की ध्वनि आने लगी और बैंड ने अपने वाद्यों का परीक्षण शुरू कर दिया। किन जियान झुक गया, अपने होंठ जीफी के कान के पास लाते हुए, लगभग फुसफुसाते हुए, तांग का कंगन। इस समय जीफी का दिमाग प्रतिक्रिया करने में धीमा था, लेकिन गपशप के साथ धीमी गति से चलने के लिए यह उसकी गलती नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि किन जियान की सांस पूरी तरह से जीफी के संवेदनशील कान पर पड़ रही थी, जिससे वह क्षेत्र तुरंत गर्म हो गया। उसकी गहरी, चुंबकीय आवाज के साथ उसके कान में खुजली और सुन्नता दोनों हो रही थी। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जीफी आवाजों के प्रति थोड़ी कमजोर, लगभग घुटनों के बल पर कमजोर हो गई थी। आमतौर पर किन जियान की आवाज में स्वाभाविक रूप से शीतलता, शांति और संयम का प्रभाव होता था, जिससे लोग बिना किसी अन्य विचार के बस यही सोचते थे कि ये सुखद है। लेकिन इस समय, धिक्कार है, मेरे कान गर्भवती होने वाले हैं। किन जियान ऐसी आवाज कैसे निकाल सकता है? क्या वह जानबूझकर लोगों को बहका रहा है? कौन जानता था कि उसमें इतना पुरुष मोहक बनने की क्षमता थी? किन जियान, जो वास्तव में अपनी पत्नी को गपशप की बेहतर समझ के लिए महत्वपूर्ण सुराग प्रदान करना चाहता था, के कान अब जीफी के कान से भी अधिक लाल हो गए थे। कुछ हद तक परेशान और असहज होकर उसने जीफी को देखा, लेकिन अंत में केवल मासूमियत से चुप रह सका। इस बीच नीचे किन परिवार के सदस्य नाटक में पूरी तरह डूबे हुए थे। हालांकि विचारों के टुकड़ों से सच्चाई को एक साथ जोड़ना मुश्किल था, लेकिन वे इस तरह के अप्रत्याशित मोड़ के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। किन परिवार के सदस्य? कौन जानता था कि किन जियान का ऐसा पक्ष भी होगा? क्या ये संभावना उसकी पत्नी को पाने के लिए पैदा की गई थी? तो फिर एक पुरुष जादूगर की आवाज वास्तव में कैसी होती है? उन्होंने मुख्य नाटक पर से अपना ध्यान लगभग खो दिया। सौभाग्य से जीफी एक पेशेवर नाटक अनुयायी थी। हालांकि सुंदरता से क्षण भर के लिए विचलित हो गई, लेकिन वह जल्दी ही अपने होश में आ गई। किन जियान ने अभी क्या कहा? तांग का ब्रेसलेट, वह ब्रेसलेट जब हमने उसकी चीजें उठाने में मदद की थी। रुको, जुआन यी ने भी ब्रेसलेट का जिक्र किया था। उसने उस पर शब्द क्यों बर्बाद किए? नहीं, ये वो नहीं हो सकता जो मैं सोच रहा हूँ। मुझे जांच करने दो। हे भगवान, लुओ झो, तुम सच में मर चुके हो। जुआन ही, तुम भी बीमार हो। तुम सब मानसिक रूप से बीमार हो। चैप्टर 208। लुओ झो ने यू और बाई जियाओक्सी, क्यूइली और हान जियू का अभिवादन किया और फिर लुओ फी को अकेले दरवाजे पर आते देखा। हर कोई उत्सुकता से बच नहीं सका। तुम सब शादी करने वाले हो, है ना? वह क्यों नहीं आई? क्या वह हमारे साथ खेलने से डरती है? बाई शियाओक्सी ने उत्सुकता से पूछा। लुओ फेई ने जवाब दिया, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और गर्भावस्था के कारण उसे अक्सर अस्वस्थ महसूस होता है, इसलिए मैं उसे यात्रा करने नहीं देती। यू ने मजाक में कहा, आह, जब तक वह आपकी शादी के दिन आपको छोड़ नहीं देती। सभी लोग हंस पड़े और ये भी देखा कि लुओ झो उदास लग रहा था। जैसे ही वे पूछने वाले थे कि क्या हुआ, सेंटिंग और जिंगयान एक ही कार में साथ साथ पहुंचे, जो कि असामान्य था क्योंकि भविष्य में परिवार के सदस्य होने के बावजूद उन्हें आमतौर पर एक साथ अभिनय करते नहीं देखा जाता था। ओह, आज तुम दोनों एक साथ कैसे आ गए? क्यूली ने चिढ़ाते हुए कहा, तुम्हारा चचेरा भाई कहाँ है? जिंगयान ने कहा, उनकी मनोरंजन कंपनी की परियोजना शुरू हो गई थी, इसलिए वे सेंटिंग के साथ नहीं आ सके। मैं अपनी मौसी के घर पर था, इसलिए हम साथ आ गए। सेंटिंग ने कंधे उचकाए और लुओ फी को देखकर कहा, वैसे पिछली बार तुमने मुझसे जो शादी की अंगूठी बनवाने को कहा था, वह तैयार है। बाद में इसे लेने के लिए मेरी दुकान पर आ जाना। लुओ फेई ने तुरंत मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वाह, तो हम में से सिर्फ किन जियान ने ही
अपने साथी की वजह से सेन टिंग से कोई आभूषण नहीं मंगवाया है? बाई शियाओक्सी ने हंसते हुए कहा। उनके जोड़े की अंगूठियां भी सेन टिंग ने डिजाइन की थी, जो एक प्रतिभाशाली आभूषण डिजाइनर हैं, दुर्लभ सामग्रियों का उपयोग करके, हाथ से बनाई गई और अनोखी। अरे, अरे, यहाँ अभी भी कोई है, जिंग यान ने कहा, जो अकेला था। यू यू ने हंसते हुए कहा, क्या आप जीवन भर अविवाहित रहने की योजना बना रहे हैं? जिंग यान क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। सेन टिंग अचानक बोला, वास्तव में, अब केवल जिंग यान, क्योंकि किन जियान ने हाल ही में मुझसे सगाई की अंगूठी बनाने के लिए कहा था। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और तुरंत सवाल पूछने लगे। लेकिन सेन टिंग गपशप करने वालों में से नहीं था और वह विस्तार से कुछ नहीं बता सका, केवल किन जियान की आवश्यकताओं पर अपनी घबराहट व्यक्त की। ये निवेश के लायक होना चाहिए, सबसे महंगी सामग्री से बना होना चाहिए, संक्षेप में सबसे मूल्यवान होना चाहिए। लुओ फी का मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि उसने अभी अभी स्वयं एक अंगूठी का ऑर्डर दिया था और उसके डिजाइन के बारे में उसके मन में कई विचार थे, लेकिन उसने कभी पैसे के पहलू पर विचार नहीं किया था। उन्होंने कहा, अंगूठी को पूरी ईमानदारी से डिजाइन किया जाना चाहिए, इसे व्यावसायिक मूल्य से कैसे मापा जा सकता है? किन जियान में वास्तव में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अभाव है। मैंने भी यही कहा। सेन टिंग, जो आभूषण डिजाइन के बारे में लगातार बात कर रहा था, वह भी इस तरह के नवधनाढ़ अनुरोध से परेशान था। लेकिन उसने कहा कि जी फी को इस तरह की चीजें पसंद है। यद्यपि सभी को संदेह था, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे पर ज्यादा विचार नहीं किया, क्योंकि सगाई की अंगूठी की खबर ही उन्हें उत्साहित रखने के लिए पर्याप्त थी। ये वास्तव में एक बार फिर साबित हुआ कि किन जियान ने जी फी के साथ अपने रिश्ते में अपना दिल लगाया था। अन्यथा, किन जियान के चरित्र और उनके पिछले रिश्ते को देखते हुए वह अपने दोस्त से अंगूठी डिजाइन करने के लिए कहने के बजाय ज्वेलरी स्टोर से अंगूठी खरीद लेता। आखिरकार, सेन टिंग से अपने साथी के लिए आभूषण डिजाइन करने के लिए कहना महज एक मजाक था, जो उन्होंने विश्वविद्यालय में साथ में शराब पीते समय किया था। अब किन जियान ने वास्तव में उस समझौते का पालन किया था, जिसके बारे में सोचना काफी मनोरंजक था। बहुत बढ़िया, लुओ फी और किन जियान के साथ हमारे समूह में 3 जोड़े सुरक्षित और स्वस्थ हैं, बाई शियाओक्सी ने हंसते हुए कहा। आह! लुओ फी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यू यू ने हंसते हुए कहा, क्या क्यू ली और लुओ झो दोनों ने पहले सेन टिंग से गहने बनाने के लिए नहीं कहा था? लेकिन उन दोनों का ब्रेकअप हो गया, इसलिए मेरी प्रिय चिंतित है। सेन टिंग ने बाई शियाओक्सी को अवाक दृष्टि से देखा। बाई शियाओक्सी ने अपनी जीभ बाहर निकाली और क्यू ली ने तुरंत उसे घूर कर देखा। वह अपनी पूर्व प्रेमिका की याद नहीं दिलाना चाहता था। हान जियू, जो स्टैंड इन होने का नाटक कर रही थी, उसने ऐसा अभिनय किया जैसे उसने कुछ भी नहीं सुना हो। हालांकि उसे याद था कि ये लड़का कभी कभी डेट पर जाने का नाटक करते समय उसे पहनने के लिए विशेष बालियां देता था। शायद वही। लुओ झो, जो उदास था, अचानक कुछ सोचने लगा और उसकी अभिव्यक्ति असहज हो गई। उसने एक बार सेन टिंग से जुआन यी के लिए एक हार बनाने को कहा था और उसे देने की योजना बनाई थी, ताकि जब वह उसे पहनेगी तो उनके दोस्तों के बीच उनके गुप्त संबंध का खुलासा हो जाएगा। लेकिन जब वह उसकी भाभी बनी तो हार नहीं आया था। जब हार आखिरकार आ गया तो वह स्वाभाविक रूप से क्रोधित हो गया और उसे नष्ट करना चाहता था। हालांकि ये जुआन यी का जन्मदिन था और उसने उसके लिए कोई उपहार तैयार नहीं किया, क्योंकि वह उसे बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता था। अपनी भाभी की उपेक्षा से अपने परिवार के असंतोष को अनदेखा करने में असमर्थ, उसने जुआन यी को जन्मदिन के उपहार के रूप में हार देने का फैसला किया। आंशिक रूप से द्वेष के कारण, वह चाहता था कि उसे पता चले कि ईमानदारी के मामले में उसने क्या खो दिया है। वह उसका मजाक उड़ाना चाहता था और उसे पीड़ा देना चाहता था, जिससे उसे अच्छा महसूस होगा। लेकिन उस दिन वह स्थिति से इतना प्रभावित था कि उसने कुछ अनदेखा कर दिया। क्या बेवकूफ है, बहुत बड़ा बेवकूफ। वो ये कहने के भी लायक नहीं है कि वो टैंग को पसंद करता है। अगर वो सच में उसे पसंद करता
तो क्या वह उसके साथ ऐसा व्यवहार कर सकता था? ऊपर जीफी, जो चुपके से देख रही थी, गुस्से में थी और अपने दिल में शाप उगल रही थी। नीचे किन परिवार ने जीफी को इतना उत्तेजित होते हुए सुना तो वे थोड़ा हैरान हुए। क्या उन्हें पहले से ही पता नहीं था कि वह गरीब होने का नाटक कर रहा था और अपनी गर्लफ्रेंड को उसका साथ दे रहा था? क्या इससे भी बुरी कोई बात थी? तांग को वो ब्रेसलेट बहुत पसंद था, लेकिन वह जुआन यी के लिए उपहार में मिली बची हुई सामग्री से बना था, जिसकी कीमत मूल हार के 1% से भी कम थी। वे उस समय डेटिंग कर रहे थे। भले ही ये अभी शुरू ही हुआ हो। डेटिंग का मतलब है भावनाएं होना, है ना? आप कुछ परीक्षण कर रहे हैं, ये सिर्फ आपका दिमाग खराब कर देने का मतलब है। लेकिन वो ब्रेसलेट देने का क्या मतलब है? किन जियान को थोड़ा दोषी महसूस हुआ। जब उसने पहली बार ब्रेसलेट देखा तो उसे आश्चर्य हुआ कि एक ही सामग्री का ब्रेसलेट एक मेकअप कलाकार के हाथों में क्यों था। भले ही यह एक उपहार था, इसे एक निजी आदेश होना चाहिए था। ये पता चला कि जब उसने सुना कि तांग लुओ झो की प्रेमिका थी, तो उसे बिंदुओं को जोड़ना चाहिए था, लेकिन उस समय बहुत सारी चीजें चल रही थीं, इसलिए उसने भी इसे नजरअंदाज कर दिया। अब जाकर उसे याद आया, सिर्फ इसलिए कि आप उस दिन खराब मूड में थे, आप अगले दिन अपनी गर्लफ्रेंड का जन्मदिन भूल गए? और क्योंकि आपने कोई उपहार तैयार नहीं किया था, आपको याद आया कि नेकलेस बॉक्स में एक छोटा सा ब्रेसलेट था जिसे आपने कार में छोड़ दिया था, इसलिए आपने इसे टैंग के लिए जन्मदिन के उपहार के रूप में निकाल लिया। गंभीरता से आपकी अंतरात्मा को ठेस नहीं पहुंचती? किन जियान भी अवाक रह गई। उसे लगा कि ये उपहार न दिया जाता तो बेहतर होता। वह लुओ झो की विचार प्रक्रिया को समझ नहीं सका। क्या उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वह अपनी प्रेमिका का अपमान कर रहा है? नहीं, मैं गलत था। आपके पास विवेक कैसे हो सकता है? उपहार देने के बाद आप दोषी नहीं थे। इसके बजाय आपने सोचा कि इस उपहार के मूल्य के साथ तांग इसे पाने के लिए भाग्यशाली थी। आपको डर था कि अगर वो भौतिकवादी थी तो उसे आपकी पहचान पर शक होगा, इसलिए आपने झूठ बोला और उसे बताया कि यह केवल 1000 युआन है। तो आपकी नज़र में तांग केवल 1000 युआन के गहने की हकदार है। आपको शायद ये नहीं पता था कि आपका समर्थन किए बिना वो खुद को खुश करने के लिए कई हजार युआन के गहने खरीद सकती है। किन जियान ने चुपचाप आह भरी। उसे भी लुओ झो के तथाकथित प्यार पर संदेह हुआ। इससे भी ज्यादा घिनौनी बात यह है कि टैंग, इस मूर्ख लड़की को तुम पर तरस आ गया। उसने सोचा कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं और उसने उसे कंगन खरीदने के लिए 1000 युआन निकाले। उसने सोचा कि तुम इसके लिए पैसे बचाने के लिए गुप्त रूप से पार्ट टाइम काम करते हो, जिससे वह तुम्हारे लिए और भी बेहतर बन गई और कंगन को खजाने की तरह संजो कर रखा। तुम सच में एक जानवर हो। बिजली तुम पर क्यों नहीं गिरी? तुम ऐसी गर्लफ्रेंड के लायक कैसे हो? क्या टैंग ने वाकई अपने पिछले जन्म में हत्या की और जला दिया था? जीफी को हर बार इतना गुस्सा आता था जब वो तांग के उस कंगन को संभाल कर रखने के बारे में सोचती थी कि उसका सिर घूमने लगता था। ठीक है, जब तुम जुआन यी को डेट कर रही थी तो तुम बहुत उदार थी, लेकिन जब तुम टैंग को डेट कर रही थी तो तुम कंजूस थी। बस यही सोच रही थी कि टैंग योग्य नहीं है ना? तो जाओ और अपनी भाभी को छीन लो। वो टैंग को अपनी पहचान के बारे में बहुत जोर से इशारा कर रही है। तुम्हारे प्यार को दिखाने के लिए बेचैन है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए एकदम सही हो, बदमाश और कुतिया। किन जियान को सचमुच डर था कि उसकी पत्नी बहुत गुस्सा हो जाएगी, इसलिए वो उसे शांत करने के लिए उसके सिर पर थप्पड़ पाने से खुद को रोक नहीं सका और लुओ झो और जुआन यी को उनके अनैतिक कार्यों के लिए दोषी ठहराया। जीफी को स्क्रीन पर देखने से पहले शांत होने में थोड़ा समय लगा। वो अनिच्छुक महसूस कर रही थी, क्योंकि तांग को न केवल ब्रेसलेट से झटका लगा था, बल्कि लुओ झो और जुआन यी के साथ उसके रिश्ते के बारे में सच्चाई भी पता चल गई थी। तांग लगभग खड़ा नहीं हो सका। सदमे में लड़खड़ाते हुए जुआन यी को घूरने लगा। तुम हो। चैप्टर 209। जुआन यी निश्चित रूप से कुछ भी स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए उसने तुरंत बीच में टोकते हुए कहा, मिस तांग, आपको क्या हुआ है? कृपया इतना परेशान न हो।
हालांकि उसने ये कहा, लेकिन उसके अजीब चेहरे और दोषी व्यवहार ने पहले ही सब कुछ उजागर कर दिया था। तांग को क्या हो गया है? वह तुम्हारे घिनौने व्यवहार से आहत है। जी फी ने अविश्वास की भावना के साथ स्क्रीन पर जुआन यी के प्रदर्शन को देखा। जुआन यी की मूल योजना के अनुसार अगर लुओं के किसी रिश्तेदार ने उनकी बातचीत सुनी होती तो वे ज्यादा से ज्यादा सिर्फ तांग और लुओ झो के रिश्ते के बारे में ही जान पाते। जब तक वे उनके हावभाव नहीं देख पाते तब तक पिछली बातचीत सुनने से सिर्फ लुओ झो के पिछले दिल टूटने का पता चलता। कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि जुआन यी ने जिस पूर्व प्रेमिका का जिक्र किया था वो खुद वही थी। किन जियान को उपहास करने से रोका नहीं जा सका। वास्तव में उसने कोई भी ढीला छोर नहीं छोड़ा था, लेकिन सच में होशियार लोग तांग को उसकी पूर्व प्रेमिका की कहानी पहले ही नहीं बताते। ऐसा लगता है कि जुआन यी की ईर्ष्या ने उसे ऐसा करने के लिए अपनी समझदारी खो दी थी। तुम बेशर्म हो। तांग अंततः खुद को रोक नहीं सका और जोर से गाली देने लगा। जुआन यी के हावभाव थोड़े बदल गए और उसने तुरंत धमकी दी, मिस टैंग, अपने नियोक्ता का इस तरह अपमान करना उचित नहीं है। आखिरकार मैंने आपकी इस आपातकालीन स्थिति से बाहर निकलने में आपकी मदद की है। आपको मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तांग का पूरा शरीर गुस्से से कांप उठा और उसने जुआन यी को घूर कर देखा। चूंकि तुमने मुझे यहाँ मेकअप करने के लिए बुलाया है तो बेकार की बातें मत करो। मुझे इन घिनौने मामलों के बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बोलने के बाद तांग जुआन यी के साथ और कोई भी शब्द बर्बाद करने को तैयार नहीं थी। उसने अपनी पीठ मोड़ी और अपने काम के जरिए अपनी गरिमा बनाए रखते हुए अपना मेकअप किट पैक करना शुरू कर दिया। फोन स्क्रीन पर दिख रही हरकतों से ये स्पष्ट था कि तांग रो रही थी, हालांकि वह अपनी सिसकियां रोक रही थी। जुआन यी ने मुस्कुराते हुए आखिरकार एक श्रेष्ठ रवैया प्रदर्शित किया और विनम्रतापूर्वक कहा, वास्तव में ये ठीक है अगर आप पैसे के लिए लुओ झो के साथ है। ये सिर्फ एक रिश्ता है जिसका उपयोग वह अपने घावों को भरने के लिए कर रहा है। इसके अलावा मुझे उम्मीद है कि आप उन चीजों के बारे में सपने नहीं देखेंगे जो आपकी नहीं हैं। भले ही लुओ झो ने आपसे कुछ असाधारण वादे किए हों, लेकिन ये सिर्फ द्वेष के कारण था। मैंने आपको आज यहाँ आपके और इस परिवार के बीच की खाई दिखाने के लिए बुलाया है। वाह, वो ऐसी बातें कैसे कह सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि वो खुद को धोखा दे रही है, ये मानते हुए कि लुओ झो ने जो कुछ भी किया वह उसके लिए था? क्या वो वाकई इतनी आश्वस्त है? अगर वो वाकई इतनी आश्वस्त है तो किसी को परेशान करने के लिए यहाँ क्यों आई है? बेचारी टैंग दो पागल लोगों के साथ उलझ गई। किन जियान की अभिव्यक्ति भी अमित्र हो गई, स्पष्ट रूप से देखकर कि जुआन यी ने तांग के लिए लुओ झो की सच्ची भावनाओं को पहचान लिया था। यही कारण था कि वह ये सब परेशानी पैदा कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो खुद कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन दूसरों को भी नहीं लेने देगी। वह अभी भी सोचती थी कि लुओ झो उसकी संपत्ति है और उसे ऐसा ही रहना चाहिए। ऐसा लग रहा था जैसे तांग ने इन घृणित लोगों को नजरअंदाज करने का मन बना लिया था, इसलिए वह चुप रही, शायद ये महसूस करते हुए कि उसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। जुआन यी ने विषय को आगे बढ़ाना बंद कर दिया और सीधे कहा, ओह ठीक है, मैंने अपना मेकअप कर लिया है और मेरी चचेरी बहन बाद में मेकअप के लिए आएगी। मुझे आशा है कि आप तैयार हैं। कोई और आ रहा है? जी फी और किन जियान ने एक दूसरे को देखा और अपनी आंखों से चुपचाप संवाद किया, क्योंकि उनकी वर्तमान स्थिति दूसरों के देखने के लिए उपयुक्त नहीं थी। किन जियान ने पीछे हटने का सुझाव दिया। जी फी एक पल के लिए झिझकी, लेकिन फिर उन्होंने जुआन यी के कदमों की आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था कि वह बाहर आ रही है। ऐसा लग रहा था कि ये नाटक खत्म होने वाला है। दोनों तुरंत घटनास्थल से चले गए। सुरक्षित रूप से पहली मंजिल के हॉल में वापस आकर जैसे ही जी फी किन परिवार के सदस्यों की तलाश करने वाली थी, किन जियान ने उसे एक कोने में खींच लिया। जी फी तब तक हैरान थी जब तक उसने किन जियान को उसे घूरते हुए असहजता से अपने होठों की ओर इशारा करते हुए नहीं देखा। जी फी स्तब्ध रह गई।
किन जियान का मतलब समझने में असमर्थ। उसने फिर इशारा किया। जी फी की अभिव्यक्ति धीरे धीरे अजीब हो गई। वो तो नहीं चाह रहा होगा कि मैं उसे चूमूं, है न? किन जियान जम गया। किन परिवार के सदस्य, जो अभी अभी भाभी द्वारा गरीब लड़की को परेशान करने के नाटक से स्तब्ध थे, जब उन्होंने ये विचार सुना तो उनके होश उड़ गए। क्या क्या उनका दूसरा बेटा, वो अचानक इतना आगे कैसे हो गया, इतनी तेजी से प्रगति कैसे कर रहा है? लेकिन क्या इसमें कुछ तैयारी नहीं होनी चाहिए? अचानक चुंबन मांगना, क्या उन्हें जाकर देखना चाहिए? ऐसा लगता है कि वे बस कोने के आसपास ही है। नहीं, नहीं, वे ऐसी चीजें कैसे देख सकते हैं? क्या इससे उन्हें परेशानी नहीं होगी? ये सब इसलिए है क्योंकि जी फी ने उन्हें नाटक देखने की लत लगा दी है। अब वे इस तरह के क्षणों पर भी नजर डालना चाहते हैं। तो क्या उन्होंने चुंबन किया? ओह, 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 अब मुझे याद आया, ये लिपस्टिक है। वह मुझे याद दिला रहा है कि मैंने पहले से अपने बहाने से निपटा नहीं है। मैं खुद को डरा रहा हूँ। मैं क्या सोच रहा था? चुंबन के बारे में निष्कर्ष पर पहुंच रहा था। किन जियान का चेहरा गर्म होने लगा और वो कुछ हद तक असहाय महसूस करने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसके कबूलनामे के बाद से जी फी एक डरे हुए पक्षी की तरह उछल कूद करने लगा था। छिपकर बातें सुन रहे किन परिवार के सभी सदस्यों ने एक स्वर में आह भरी। वे जानते थे कि उनकी इच्छाएं पूरी करना इतना आसान नहीं होगा। जी फी ने अपना छोटा सा मेकअप मिरर निकाला, अपने होठों को थोड़ा सा पोंछा, ये सोचकर कि ये काम हो चुका है, और फिर किन जियान के साथ वाइन चखने के कार्यक्रम में वापस आ गई। उनके रूप ने तुरंत ही सबका ध्यान आकर्षित कर लिया। किन शियान की बेहतरीन शक्ल और रुतबा हमेशा से ही लोगों का ध्यान आकर्षित करता रहा है, और इस बार जी फी भी अनजान नहीं थी। उस रियलिटी शो ने उसकी प्रसिद्धि बढ़ा दी थी। शादी के बिना भी लोग उसे एक नज़र में पहचान लेते थे। उसे किन जियान के साथ देखकर वे अचानक समझ गए, कोई आश्चर्य नहीं कि जिस महिला कलाकार ने मनोरंजन उद्योग में इतना तूफान मचाया था, उसे किन परिवार के तीसरे बेटे द्वारा संरक्षित किया जा सकता था। वो वास्तव में किन परिवार की दूसरी बहू थी। कोई आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं। उस समय के दौरान उनके कुछ नेटवर्क विभिन्न घटनाओं से प्रभावित हुए थे, और चाहे उन्होंने इसे दबाने की कितनी भी कोशिश की हो, वे नहीं कर सके। ये पता चला कि वह एक असली अमीर परिवार की पत्नी थी, कौन उसका मुकाबला कर सकता था? और उन्होंने हाल ही में हुई क्लास रियूनियन घटना के बारे में भी सुना था। ऐसा कहा गया कि दंपत्ति का रिश्ता अटूट था, और उन्होंने एक ऐसे घर तोड़ने वाले को दंडित करने के लिए मिलकर काम किया था, जिसने उनके परिवार को नष्ट करने की कोशिश की थी। खैर, उन्हें इसे स्वीकार करना पड़ा। हालांकि उन्होंने सुना था कि मनोरंजन उद्योग का ये न्यायाधीश काफी रहस्यमय है। कौन जानता था कि ये वास्तविक रहस्यवाद था या सिर्फ एक व्यक्तित्व? लोग स्वाभाविक रूप से गपशप पसंद करने वाले और जिज्ञासु होते हैं। यदि वे अधिक परिचित होते तो वे वास्तव में इसके बारे में पूछना चाहते। जी फी और किन जियान पहले से ही तरह तरह की घूरती निगाहों के आदी थे। अपने दिमाग में नाटक भरकर वे वापस उस जगह पर आ गए जहां किन परिवार के सदस्य बैठे थे। अप्रत्याशित रूप से लुओ दंपति अभी भी उनके साथ वहां मौजूद थे, जो स्पष्ट रूप से किन परिवार के सदस्यों के प्रति बहुत सम्मान दिखा रहे थे। लेकिन किन परिवार को वास्तव में ऐसे उत्साही आतिथ्य की आवश्यकता नहीं थी। वे मेजबानों की गपशप के बारे में निजी तौर पर चर्चा करना चाहते थे, और इसे रोक पाना वास्तव में निराशाजनक था। जैसे ही वे दोनों बैठने वाले थे, उन्होंने देखा कि कुछ ही दूरी पर कोई उनकी ओर हाथ हिला रहा है। यह किन जियान के दोस्तों का समूह था। जब वे वहां गए तो उन्होंने देखा कि लुओ झो वहां नहीं था। जी फी तुरंत देखना चाहती थी कि वह बदमाश लुओ झो कहाँ है। वो वास्तव में उत्सुक थी कि आगे क्या होगा। सोच रही थी कि क्या ये दोनों आज के वाइन चखने के कार्यक्रम में एक दूसरे से मिलेंगे। उसने अपनी नज़र घुमाते हुए देखा कि लुओ झो सिर झुकाए उनकी ओर बढ़ रहा है। एक युवती उत्साह से उससे चिपकी हुई है, उसका हाथ थामने की कोशिश कर रही है। हालांकि अचानक एक फोन आया
और महिला ने फोन उठाने के बाद वह चली गई। इससे पहले कि जीफी गपशप के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट कर पाती, लुओ झो बैठ गया और क्यू ली ने मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों भाई एक ही परिवार में विवाह की व्यवस्था क्यों कर रहे हैं? क्या वह जुआन यी का चचेरा भाई नहीं है? एक तयशुदा शादी? लुओ झो और जुआन यी की चचेरी बहन। चैप्टर 210। जीफी की आश्चर्यचकित आंतरिक प्रतिक्रिया इतनी मजबूत थी कि उसने किन परिवार के सदस्यों को कांपने पर मजबूर कर दिया। लुओ दंपति ने अंततः किन परिवार की बार बार की अजीब प्रतिक्रियाओं में कुछ असामान्य बात नोटिस की और पूछा, क्या कुछ गड़बड़ है? किन परिवार के सदस्य अब गपशप के बारे में पूछने से खुद को रोक नहीं सके। हमने अभी एक लड़की को देखा जो आपके बेटे लुओ झो के बहुत करीब लग रही थी। क्या वह उसकी गर्लफ्रेंड है? श्रीमती किन ने मुस्कुराते हुए पूछा। ओह, वो हमारी सबसे बड़ी बहू की चचेरी बहन है। वह झो को बहुत पसंद करती है और हमने सोचा कि अगर हम अपने पारिवारिक संबंधों को मजबूत कर सकें तो ये अच्छा होगा। इसलिए हम बच्चों को खुलकर बातचीत करने दे रहे हैं, श्रीमती लुओ ने समझाया। वे अपने सबसे बड़े बेटे के साथ तो सख्त थे, लेकिन अपने दूसरे बेटे के साथ नरमी बरतते थे, बशर्ते वो घर में किसी संदिग्ध व्यक्ति को न लाए। हालांकि जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने देखा कि किन परिवार के सदस्यों के भाव पूरी तरह बदल गए थे। श्रीमती लुओ का दिल धड़क उठा जब उनके दिमाग में एक साहसिक अनुमान आया, और वह किन परिवार की सबसे छोटी बेटी किन रोंग की ओर देखे बिना नहीं रह सकी। किन रोंग के हैरान भाव को देखकर उसने जल्दी से कहा, लेकिन हमारे झो ने अभी तक कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। वैसे क्या रोंग का कोई बॉयफ्रेंड है? इससे किन परिवार के सदस्यों को और भी अधिक आश्चर्य हुआ। वे वहां केवल नाटक देखने के लिए गए थे, न कि कूड़ा फेंकने के लिए। जब किन रोंग को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है तो उसका चेहरा हरा हो गया। श्रीमती किन ने जल्दी से कहा, हमारा रोंग अभी भी युवा है और विदेश में अध्ययन करने की योजना बना रहा है। हाँ, हमने सुना था कि आपके झो की काफी समय से एक प्रेमिका थी, और हमने सोचा कि ये वही हो सकती है। अब जब वो यहाँ है तो हमने सोचा कि शायद शादी की घंटियां बज रही हैं, और हम पूछना चाहते थे कि शादी कब होगी। श्रीमती लुओ का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। उनका इरादा किन परिवार के साथ संबंध बनाने का नहीं था, और चूंकि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने मेहमानों को असहज करने से बचने के लिए जल्दी से विषय बदल दिया। ओह, तुमने इसके बारे में सुना है? असल में हम भी इसके बारे में बहुत स्पष्ट नहीं हैं। झो ने कहा था कि वो उसे हमसे मिलने के लिए घर ले आएगा, लेकिन वो आज नहीं आई। झो के व्यवहार को देखते हुए उनका रिश्ता टूट गया होगा। वह इस मामले में आपके किन जियान जितना स्थिर नहीं है, श्रीमती लुओ ने मुस्कुराते हुए समझाया। इस बीच जीफी को सारी जानकारी मिल गई थी और वो अवाक रह गई थी। सभा में उपस्थित अधिकाधिक लोग जुआन यी के लुओ झो के साथ पिछले संबंधों के बारे में जागरूक हो रहे थे। इसलिए जब क्यू ली ने लड़की की पहचान बताई तो हर कोई आश्चर्यचकित हो गया, हालांकि उतना नहीं जितना कि जीफी और किन जियान, जो इस सब में जुआन यी की भूमिका के बारे में अधिक जानते थे। जुआन यी को वाकई मनोचिकित्सक से मिलने की जरूरत है। वह क्या कर रही है? वह अपनी चचेरी बहन को लुओ झो के साथ मिलाने की कोशिश कर रही है। मैं समझ गया, ऐसा इसलिए है क्योंकि वह जानती है कि लुओ झो अपनी चचेरी बहन जैसी लड़कियों से नफरत करता है। अगर वे शादी कर लेते हैं तो वे साथ में खुश नहीं रहेंगे, और इस तरह वह लुओ झो के प्यार को नियंत्रित रख सकती है बिना इस बात की चिंता किए कि दूसरी महिलाएं उसका दिल चुरा लेंगी। किन जियान जुआन यी के विचारों से भ्रमित था। वह बस ये पूछना चाहता था कि उसे अपने ही चचेरे भाई से क्या शिकायत थी। तुम और जुआन यी दोनों इस बात से सहमत हैं? लुओ फेई को ये असामान्य लगा। तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में क्या? बकवास मत करो। उस लड़की को मुझ पर एकतरफा क्रश है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मेरा परिवार मुझे अरेंज मैरिज के लिए मजबूर नहीं करेगा, इसलिए मुझे इस बारे में परेशान करना बंद करो। लुओ झो ने मेहमानों का मनोरंजन करना बंद कर दिया, अपना फोन टेबल पर पटक दिया
उसे एक कठोर नज़र से देखा, फिर अपना ड्रिंक उठाया और भारी मात्रा में पीना शुरू कर दिया। मैं पहले ही बताना चाहता था कि आज आपका मूड असामान्य रूप से खराब लग रहा है, जिंगयान ने टिप्पणी की। क्या इसका कारण ये हो सकता है कि आज तुम्हारी प्रेमिका क्यों नहीं आई? यू यू ने गपशप के भूखे होकर पूछा, क्योंकि उसने लुओ झो की अपनी प्रेमिका को उसके परिवार से मिलवाने की योजना के बारे में सुना था। है, लुओ झो ने व्यंग्य किया। उसे ध्वनि से ये पता चला कि दूसरों ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, जिससे जी फी को उसके सिर पर तमाचा मारने का मन हुआ। क्यूली, जो लुओ झो के साथ सबसे अच्छी तरह से घुल मिल गई थी और सबसे ज्यादा गपशप जानती थी, ने चिढ़ाते हुए कहा, वह उस महिला का इंतजार कर रहा है जो आकर उससे अपनी गलती स्वीकार करेगी और माफी मांगेगी, क्योंकि उसने पाया है कि वह उसकी पहचान जानती थी और सिर्फ दिखावा कर रही थी। इतना सब होने के बाद भी तुम उससे रिश्ता नहीं तोड़ोगे? तुम्हारा अंत हो चुका है, लुओ झो। क्या? सच में? तुम दोनों नाटक कर रहे थे? बाई शियाओक्सी ने आश्चर्य से कहा। सैन टिंग ने बिना कुछ कहे लुओ झो को देखा और कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। हान जियो, जो चुपके से जी फी को देख रही थी, वह व्यंग्यात्मक रूप से सोचने से खुद को रोक नहीं पाई कि हर कोई नाटक कर रहा था, केवल उसकी आदर्श का रिश्ता वास्तविक था। शायद वह तुम्हारे ईमानदार होने का इंतजार कर रही है? लुओ फी ने सुझाव देने से खुद को नहीं रोक सका। लुओ झो ने व्यंग्यपूर्वक कहा, उसने मुझसे पैसे मांगे। मेज पर बैठे सभी लोगों के चेहरे पर भाव बदल गए। क्या कोई गलतफहमी हो सकती है? हालांकि जिंगयान इस रिश्ते पर टिप्पणी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसने मुझसे 5 लाख युआन पाने के लिए झूठ बोला। अगर वो मेरी पहचान नहीं जानती थी, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति से पैसे कैसे मांग सकती थी जो कथित तौर पर पैसेहीन था? उसे हाल ही में पता चला होगा और वह लालची हो गई होगी। अब वह मुझसे पैसे पाने के लिए अलग अलग तरीके आजमा रही होगी। और मैं अभी भी। लुओ झो ने गुस्से में अपना गिलास नीचे रख दिया। उसकी आंखें लाल हो गईं। तभी उन्होंने एक तिरस्कारपूर्ण है ध्वनि सुनी। आवाज स्पष्ट रूप से अप्रिय थी और लुओ झो ने तेजी से ऊपर देखा। यह फिर से जी फी थी। तुम किस बात पर हंस रहे हो? लुओ झो समझ गया कि जी फी किसी और चीज पर नहीं बल्कि विशेष रूप से उसका मजाक उड़ा रही थी। मजेदार तथ्य, लोग कभी कभी बहुत ज्यादा हताश होने पर अनजाने में हंसते हैं। जी फेई ने अपने चेहरे पर ये भाव रखते हुए कहा कि उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि उन्होंने किसी को नाराज किया है या नहीं। मेरे साथ भी यही हुआ। पूरी मेज पर बैठे लोग ये तमाशा देखने लगे। आखिर इन दोनों में फिर से झगड़ा कैसे हो गया? क्या तुम ये कह रहे हो कि मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? उसी ने मुझे पैसों के लिए धोखा दिया है। क्या तुम भी पैसे के लिए उसे धोखा नहीं दे रहे हो? तुम पीड़ित की तरह कैसे व्यवहार कर रहे हो? जी फी ने तुरंत जवाब दिया। लुओ झो ने एक पल के लिए गला रूंध लिया और फिर तुरंत जवाब दिया, मैंने ये हमारे बीच अधिक शुद्ध प्रेम के लिए किया, उसके विपरीत। धोखा तो धोखा ही होता है, चाहे उसका कोई भी कारण हो। तुम खुद पर फिल्टर लगाने में बहुत अच्छे हो। है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तुम 2 साल से डेटिंग कर रहे हो। उसने तुमसे कितने पैसे ठगे हैं और तुमने उससे कितने पैसे ठगे हैं? जी फी ने मुस्कुराते हुए पूछा। लुओ झो का गला फिर से भर आया। उसने अभी तक शुरू नहीं किया है। अपने किए पर विचार करने से इनकार करते हुए जी फी पूरी तरह से हताश हो गई। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अगर तुमने उसके साथ गलत किया है, अगर उसे अभी वाकई पैसों की जरूरत है और तुम साधन होने के बावजूद उसकी मदद करने से इनकार कर रहे हो। जी फी की ठंडी निगाहें उस पर पड़ी, जिससे अचानक लुओ झो को ठंडा पसीना आ गया और वह चिंतित महसूस करने लगा। तो फिर तुम पूरी तरह से बर्बाद हो। जी फी की आवाज में खुशी की लहर थी, क्योंकि वो वास्तव में देखना चाहती थी कि छोटा तांग उसे छोड़ देगा और देखना चाहता था कि तब वह क्या चेहरा बनाएगा। लुओ झो का चेहरा काला पड़ गया और उसने तुरंत कहा, नहीं, असंभव है। उसे मेरी पहचान के बारे में पता चला और वह भौतिकवादी बनने लगी।
भौतिकवादी होने में क्या बुराई है? जी फी ने अचानक पूछा। तुमने क्या कहा? लुओ झो ने अविश्वसनीय रूप से पूछा। अन्य लोग भी आश्चर्य से जी फी की ओर देखने लगे, क्योंकि यह कोई प्रशंसात्मक शब्द नहीं था। अगर वो भौतिकवादी होती तो बेहतर होता, इससे साबित होता कि वह स्मार्ट और महत्वाकांक्षी है। अन्यथा मैं वास्तव में ये नहीं समझ पाता कि आपकी गर्लफ्रेंड को आपके बारे में क्या पसंद है। क्या आपका सबसे बड़ा फायदा ये नहीं है कि आप एक अमीर परिवार में पैदा हुए हैं और आपके पास पैसे हैं? अगर उसे आपका सबसे बड़ा फायदा पसंद नहीं है, तो क्या उसे आपका बुरा व्यक्तित्व, आपकी सज्जनता की कमी, आपकी भिखारीपन, आपकी धोखेबाजी पसंद है? आपकी गर्लफ्रेंड जरूर काफी स्वार्थी होगी। इस भाषण से मेज पर बैठे सभी लोग हंस पड़े। केवल लुओ झो ही नहीं हंस रहा था, बल्कि हैरानी से जी फी को देख रहा था। जी फी ने गंभीर भाव से कहा, ओह, मैं पक्षपातपूर्ण हो सकता हूँ। हो सकता है कि आपके पास अपनी संपत्ति के अलावा अन्य सराहनीय गुण भी हों। आप हमें क्यों नहीं बताते कि वे क्या हैं? मेज पर बैठे सभी लोग हंसते हंसते मरने को थे। इस बारे में सोचने पर उनमें कुछ अच्छे गुण अवश्य होंगे, लेकिन जब बात उनके सबसे स्पष्ट लाभ की आई, लुओ झो के लिए, जिन्होंने कोई विशेष प्रभावशाली कैरियर उपलब्धियां हासिल नहीं की थीं, वो वास्तव में सिर्फ अमीर होना था। इसलिए यदि कोई व्यक्ति उसके सबसे प्रमुख गुण के कारण उससे प्रेम करने लगे, तो ये कुछ हद तक उचित ही लगता है। संभवतः मनोवैज्ञानिक और नैतिक आघात से पीड़ित लुओ झो अवाक रह गया। क्या आपको कुछ नहीं सूझ रहा? चलिए इसे दूसरे नजरिए से देखते हैं। अगर वो भौतिकवादी नहीं है, तो आप मुश्किल में हैं। आखिरकार, आपकी संपत्ति तो बढ़ सकती है, लेकिन आपकी शक्ल, उम्र, शारीरिक शक्ति और ऊर्जा सब कम हो जाएगी। आप उसका प्यार कैसे बनाए रखने की योजना बना रहे हैं? यह किस तरह का विकृत तर्क है? आपके अनुसार भौतिकवादी होना वास्तव में एक अच्छी बात है? लुओ झो संभवतः इस अजीब तर्क को स्वीकार नहीं कर सकता था, खासकर तब जब छोटी तांग के साथ उसका धोखा एक ऐसे व्यक्ति के साथ असफल रिश्ते के कारण शुरू हुआ था जो भौतिकवादी था। जैसे ही जी फी जवाब देने वाली थी, उसने किन जियान को गंभीरता से कहते हुए सुना, तुम्हारा भाई ये नहीं सोचेगा कि झुआन यी ने उससे इसलिए शादी करना चुना क्योंकि वह भौतिकवादी थी, क्योंकि वह इसका खर्च उठा सकता था। अचानक एक ही वाक्य ने पूरी मेज को चुप करा दिया। सभी ने एक पल के लिए शब्दों पर विचार किया, और वे लुओ झो का चेहरा पीला पड़ता हुआ देख सकते थे। ये बहुत विनाशकारी था, सीधे दिल को छूने वाला। दरअसल, जब पुरुष दूसरों को अपनी सफलता का प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो ज्यादातर मामलों में वे कितना पैसा कमाते हैं, ये साबित करता है कि वे कितने सक्षम हैं। जब उनकी महिलाएं अपना पैसा खर्च करती हैं, तो वे और अधिक संपन्न महसूस करते हैं। कभी नहीं सोचते कि उनकी महिलाएं भौतिकवादी या घमंडी है। जब वे इसे वहन नहीं कर पाते, तभी वे क्रोधित और शर्मिंदा होते हैं और सोचते हैं कि दूसरा व्यक्ति भौतिकवादी है। अगर किसी योग्य व्यक्ति की प्रेमिका को पैसा पसंद है, तो उसे दे दो। अगर मेरे पास पैसा नहीं है, तो क्या तुम मुझसे प्यार करना बंद कर दोगी? क्या तुम किसी अमीर व्यक्ति से प्यार करोगी? जैसे सवालों पर क्यों उलझे रहो? क्यों न इस प्रश्न पर ध्यान केंद्रित किया जाए कि मैं कैसे पैसा कमाता रह सकता हूँ और उसका प्यार मुझे कैसे मिलता रह सकता है? क्या खुद प्रयास करने के बजाय दूसरों को समझौता करने के लिए मजबूर करना बेहतर है? ये ईमानदार सवाल वास्तव में एक निश्चित चालाक जांच को दर्शाता है। हाँ, किन जियान बिल्कुल सही कह रहा है। उसे कैसे पता कि क्या बोलना है? मुझे ये बिल्कुल पसंद आया। किन जियान चौंक गया। उसने मुड़कर देखा कि जी फी उसकी ओर देख रही थी। उसकी आंखों में सितारे थे। उसका दिल तुरंत तेजी से धड़कने लगा और वो खुश होकर हल्की खांसी करने लगा। जहां तक उसके भाई की दुर्दशा का सवाल है, दरअसल लुओ झो सिर्फ बदकिस्मत था। उसे जुआन यी ने गुमराह किया था। वहां मौजूद किसी भी दूसरे व्यक्ति, यहां तक कि क्यू ली भी, भौतिकवाद के बारे में लुओ झो के सिद्धांत से सहमत नहीं था। वे सभी धनी थे, इसलिए उन्हें कोई परवाह नहीं थी।
लेकिन लुओ झो ने खुद भी खुद को इस बात का अनुभव किया था कि उसे इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि वह अपने बड़े भाई जितना अमीर नहीं था, क्योंकि जुआन ये अपने ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली भाई को प्राथमिकता देता था। इसने उसे संवेदनशील और संदिग्ध बना दिया, जिसके कारण ये विकृत स्थिति पैदा हुई। वह इस बात का सबूत ढूंढना चाहता था कि ऐसे लोग भी हैं जो उसके बड़े भाई से मिलने के बाद भी उसे चुनेंगे। उसे ऐसा व्यक्ति तो मिल गया, लेकिन उसने अपने व्यवहार से उसे बर्बाद कर दिया। तुम सब। लुओ झो क्रोधित था, चाहे उसने कुछ सीखा हो या नहीं। तभी लुओ झो की आंखें अचानक चौड़ी हो गई जब उसने दूर तक देखा। सभी ने उसकी निगाह का अनुसरण किया, लेकिन केवल जीफी और किन जियान ने ही कोई प्रतिक्रिया दिखाई। अजीब बात है, टांग नीचे क्यों आई? मुझे लगा कि वो पहले जैसी दिख रही थी। उसके आधार पर वो नीचे आने की योजना नहीं बना रही थी। क्या कोई नाटकीय टकराव होने वाला है?